नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, बिहार के इतिहास का हम परिचय प्राप्त कर रहे थे और इसमें मध्यकालीन जो बिहार है उसकी स्थितियां हमने देखी। हमने शेरशाह सूरी के बारे में परिचय प्राप्त किया, देखा कि शेरशाह सूरी का एक बड़ा जो जीवन का क्षेत्र था या कर्म क्षेत्र था वो बिहार से जुड़ा हुआ था। उसने कितना संघर्ष किया और वो कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद हमने शिक्षा व्यवस्था और स्थापत्य के बारे में भी कुछ परिचय प्राप्त किया। अब यहाँ पर शाहजहाँ के विषय में कुछ दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश वाली भी आएगी, तो उसके लिए आप परेशान न होइएगा और जल्दी आएगी। कुछ लोगों ने कहा था कि जल्दी दे दीजिएगा, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार में विद्वानों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान होता है। और ये विद्वान कैसे थे? तो ये विद्वान फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा के थे। उस समय इन्हीं चीज़ों की जानकारी अहम होती थी। आज के समय की तरह नहीं था कि वहाँ पे जो एरोनॉटिक्स है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, या आप किसी क्रायोजेनिक इंजन को बनाने वाले ज्ञाता होने चाहिए, या खगोल विज्ञानी होने चाहिए। ये सब नहीं था। पहले अरबी फारसी के जो विद्वान होते थे उनकी श्रेणी बहुत ही उच्च होती थी। तो ये सामयिक चीज़ होती है। इसके बाद आप देख लीजिए, पटना के भवदेव मिश्र, इन्होंने योग और वेदांत के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी और इन्हें राजकुमार दारा शिकोह के द्वारा सम्मानित किया गया। दारा शिकोह को आप जानते हैं कि शाहजहाँ के जितने पुत्र थे उनमें दारा शिकोह सबसे ज़्यादा विद्वान और योग्य था। हालांकि राजा की योग्यता उसके अंदर नहीं थी। राजा की काबिलियत एक अलग चीज़ होती है, वो काबिलियत औरंगजेब के अंदर थी, लेकिन उसके अंदर सहिष्णुता नहीं थी। दोनों अलग अलग ढंग के थे, दोनों में योग्यता थी, लेकिन कुछ न कुछ खामियां थी। जहाँ दारा शिकोह बहुत ज़्यादा नरमी वाला था, उसका जो रवैया था वो बहुत ही सॉफ्ट था, आप कह सकते हैं। वहीं औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा अड़ियल था। उसके अंदर प्रशासनिक योग्यता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर जो अड़ने वाली प्रवृत्ति थी और एकदम एक ढर्रे का आदमी था, उसको कठमुल्ला टाइप आप कह सकते हैं, तो उसके कारण वो नाकाम सिद्ध होता है। हालांकि साम्राज्य का विस्तार वो भी करता है। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ राजकुमार दारा शिकोह ने इन्हें सम्मानित किया। और पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मनेर आदि जो मध्यकालीन बिहार के मुख्य शैक्षणिक केंद्र हैं उनके बारे में आप देख रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं, जैसे अफसाना-ए-शासन, ये शेख कबीर के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा मोहम्मद सादिक और अब्दुल लतीफ़ ने अजीमाबाद, पटना का नाम पीछे हमने देखा कि बदल दिया गया है और उसे अजीमाबाद कर दिया गया है। पटना का जो मूल स्वरूप था उसको लौटाने का काम शेरशाह सूरी ने किया। पाटलिपुत्र का ही यहाँ नाम कन्वर्ट करके पटना कर दिया गया। तो ये हमने देखा कि यहाँ अजीमाबाद जो क्षेत्र है ये बाद में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विषय में विस्तार से चर्चा की और राजा राम मोहन राय फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए पटना गए थे। आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, तो अलग अलग स्थानों से उन्होंने इन भाषाओं को सीखा था और अरबी और फारसी को सीखने के लिए ये बिहार आते हैं, यानी पटना में इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध ईरानी यात्री अहमद बहानी, 1807 की ये बात हो रही है, इन्होंने सैफ खान के मदरसे, ये मदरसा कहाँ पे है तो पटना में है, इसका भ्रमण किया। और बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण, और इनका पूरा नाम था राम नारायण मौजू, जो कि एक प्रसिद्ध शायर शेख अली अजीम के शिष्य थे। मतलब यहाँ नाम से भी आप समझ सकते हैं, मौजू शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब है कि ये शायरी से कहीं ना कहीं अटैच रहे होंगे। तो ये शायर शेख अली अजीम के शिष्य थे, अर्थात ये खुद भी शायरी करते थे। इन्होंने फारसी भाषा में दीवान की रचना की। ये फारसी भाषा की किताब है। और दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था महाराजा कल्याण सिंह, मतलब ये थे, यहाँ सम्मान सूचक शब्द है। और इन्होंने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीख की रचना की, ये हमने देखा। 19वीं शताब्दी जो थी उसके प्रारंभ में फ्रांसिस बुकानन ने पटना का दौरा किया और वहाबी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्लाह। इन्होंने पटना में इस्लाम उल मुस्लिमीन नाम के एक मदरसे की स्थापना की। मदरसे और मकतब के बारे में आपने पीछे देखा था। मकतब में प्राथमिक जो शिक्षा होती थी उसकी व्यवस्था की जाती थी, पढ़ाई होती थी, और मदरसे जो होते थे ये उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। ऐसे ही धर्म आधारित शिक्षा हिंदू धर्म में भी प्रचलित थी। मंदिरों से जुड़ी हुई संस्कृत पाठशालाएं होती थी, जिन्हें कि धर्म रक्षिणी संस्कृत पाठशाला कहा जाता था। फिलहाल इसके बाद मध्यकालीन बिहार की स्थापत्य कला को देख लेते हैं। यहाँ तक हमने शिक्षा के बारे में देखा। देखिए, मध्यकालीन बिहार जो था उसमें स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी इसे महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस काल में हिंदू स्थापत्य के स्थान पर इस्लामी स्थापत्य कला का एक बड़े पैमाने पर विकास होता है। या ये कह सकते हैं कि हिंदू स्थापत्य के साथ इस्लामिक जो कला है वो मिक्स हो जाती है और एक नए ढंग की शैली डेवलप होती है। हालांकि उसमें ज़्यादा प्रभाव इस्लामिक रहता है। इसके बाद अरब, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, अरब, अफगान और हिंदू शैली का मिश्रण ही, ये देखिए, अरब, अफगान और हिंदू शैली का मिश्रण ही इस्लामी स्थापत्य कला के
रूप में प्रकट होता है। मतलब इस्लामी स्थापत्य कला कुछ और नहीं है, ये असल में हिंदू स्थापत्य कला और जो अरबी और तुर्की बाहर से आए थे, या इन्हें अफगान भी आप कह सकते हैं, जैसे शेरशाह सूरी ने अफगान वंश की स्थापना की, तो इनका ये गढ़ रहा था और इनके स्थापत्य का हिंदू जो स्थापत्य कला शैली थी उस पर प्रभाव पड़ता है और दोनों मिक्स हो जाती हैं और एक नए ढंग की जो शैली है वो डेवलप होती है। इसे हमने देखा। अब यहाँ पर बड़ी विशेषता इसकी क्या थी, तो विशेषता में आप मीनार को लिख सकते हैं। मीनारें बनती थी, मेहराबें बनती थी, गुंबद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इस प्रकार की चीज़ें। और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है, ये तो आप जानते ही हैं, और इस कारण मध्यकाल में मूर्ति कला का विकास नहीं हो पाया। मूर्ति पूजा होती है तब मूर्ति कला जो है वो डेवलप होती है, और मूर्ति पूजा जब होगी ही नहीं तो मूर्ति कला का विकास कैसे होगा। जैसे आपने देखा कि कनिष्क के शासनकाल में, चूंकि वो महायान संप्रदाय का समर्थक था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है और महायान शाखा को प्रमोट करता है, और महायानी जो थे वो मूर्ति पूजक थे। तो इसके चलते आप देखेंगे कि मथुरा और गांधार कला शैली का डेवलपमेंट होता है। तो वैसा कुछ यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ इस्लामिक कला शैली प्रसारित हो रही थी और इसमें मूर्ति पूजा निषिद्ध है। इतना हमने देखा। और यहाँ बॉक्स में आप देख रहे हैं दरभंगा राज के संस्थापक महेश ठाकुर के शिष्य रघुनंदन दास राय हैं, और ये तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे। इन्होंने मतलब ये अकबर को अपनी विद्वता का परिचय देते हैं और अकबर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मिथिला का क्षेत्र इन्हें भेंट दे देता है या उपहार स्वरूप प्रदान कर देता है। इतना हमने देखा। और मध्यकाल में बिहार प्रायः दिल्ली सल्तनत, शर्की, लोदी, सूर और मुगल शासकों के अधीन रहा। बिहार की दशा दयनीय होने लगी थी और उसके बाद यहाँ मुगलों ने अपना कब्जा जमा लिया। मतलब ये अवसर का लाभ लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि ये एक के बाद एक उलटफेर का सामना करता है और अंततः मुगलों के अधीन हो जाता है। इसलिए बिहार की वास्तुकला पर इन राजवंशों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दिल्ली सल्तनत की जो शाही शैली थी उसका सुंदर नमूना आप देखिए बिहार शरीफ में जो मलिक इब्राहिम का मकबरा है, ये 1353 में निर्मित है, यहाँ तारीख भी दी हुई है। और उसके बाद इस शैली की अगर अन्य इमारतों के बारे में चर्चा की जाए तो बिहार शरीफ का ही हजरत मोहम्मद सिबस्तानी का जो मकबरा है उसको आप देख लीजिए, मलिक बयां का मकबरा है उसको देख सकते हैं आप, पटना में स्थित सांगी मस्जिद जो है उसको भी हम लोग यहाँ प्रमुख तौर पे देखते हैं। और बिहार में 15वीं शताब्दी में वास्तुकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ये हमने देखा। इसके बाद शर्की शासन के दौरान ये जो जौनपुर का शर्की साम्राज्य था, यही वाला शासन, इसके अंतर्गत बंगाल शैली का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। और इस शैली की प्रमुख इमारतों में मुंगेर स्थित जो शाह नफी का मकबरा है उसको भी हम देखते हैं। शूर शैली या सूर शैली जो है ये अफगानी शैली है, मतलब ये शेरशाह सूरी के नाम से है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना सबसे पहला तो शेरशाह सूरी का खुद का मकबरा है, ये सासाराम में है, एक झील के बीच में बना हुआ है और काफ़ी दर्शनीय है इसके अंदर जो स्थापत्य है। इसके अलावा 1545 में निर्मित यह मकबरा जो है ये अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम माना जाता है। यह मकबरा हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक महान और सुंदर नमूना है। आपने पीछे देखा कि जो इतिहासकार है वो इसके बारे में कहते हैं कि बाहर से इस्लामिक और अंदर से जो हिंदू स्थापत्य कला शैली है उसका इसमें दर्शन होता है। और ये शेरशाह के व्यक्तित्व का परिचय भी था क्योंकि इसे खुद उसने बनवाया था। इसके बाद पर्सी ब्राउन और कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे की भूरी यानी बहुत ही जमकर प्रशंसा की है। और शेरशाह के द्वारा बिहार के रोहतास में किले का निर्माण करवाया गया था, ये आपने पीछे भी जिक्र सुना था। और यह किला यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है उस पर डेहरी से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जिला लिखा हुआ है तो उसकी जगह किला होगा। इसके बाद रोहतासगढ़ किले के बारे में अगर कहा जाए तो इसके अंदर गणेश मंदिर, हाथी दरवाजा, हैंगिंग हाउस का मतलब जहाँ पे फांसी दी जाती थी, इसके अलावा हथिया पोल, आईना महल, हब्श खान का मकबरा, जामा मस्जिद, दीवान खास, दीवान आम, ये सब इसमें बने थे। दीवान खास जो होता था और दीवान आम ये सभा स्थल होते थे, यहाँ पर जुटकर कोई निर्णय लिया जाता था या बैठक होती थी। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व मुगल कला शैली के अंतर्गत अकबर और जहांगीर के शासनकाल में बनी हुई बिहार की इमारतें आती हैं। अकबरकालीन बने दो स्थापत्य के नमूने, एक तो रोहतासगढ़ में जो इवास खान की मस्जिद है और साकी सुल्तान का मकबरा है, उसको हम लोग मुख्यतः से देखते हैं। और जहांगीर के काल में जो इमारतें बनी है उसमें मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है उसको हम देखते हैं। यहाँ नाम याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में कौन सा बनता है, हो सकता है कि इससे कोई बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाए, क्योंकि आयोग के ऊपर कुछ भी मतलब कहा नहीं जा सकता, वो कहाँ से प्रश्न बनाएगा। और जैसे जैसे परीक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, समय बीतने के साथ परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही हाई लेवल की होती जा रही है, और ऐसे में प्रश्न कहाँ से बनेंगे ये कहा नहीं जा सकता, तो आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि इसका निर्माण, ये छोटी दरगाह के बारे में कहा जा रहा है कि इसका निर्माण 1617 में लाल पत्थर से हुआ था। स्थापत्य में पत्थर भी इस्तेमाल किए जाते थे और पत्थर ही इस्तेमाल किए जाते थे ज़्यादातर।
ये किस प्रकार के होते थे ये आपको पता होना चाहिए। और इस काल की एक जो अन्य महत्वपूर्ण संरचना है उसमें फुलवारी शरीफ की सांगी मस्जिद है, ये सब आप देख रहे हैं। इसके बाद उत्तर मुगल कला शैली के अंतर्गत भागलपुर के नज़दीक चंपानगर जो है उसमें अवस्थित साहब का टोला मस्जिद, पटना की शेर शाह मस्जिद और पटना के मदरसा घाट की जो मदरसा मस्जिद है, इसके अलावा मुनरुद्दौला का जो मकबरा है, ये सब प्रमुख है। इस प्रकार के स्थापत्यों के नाम आप यहाँ देख रहे हैं। मध्यकालीन बिहार में अगर नजर डालें तो कलात्मक हिंदू मंदिरों के निर्माण में भी अनेक स्थान जो हैं वो जाने जाते हैं। जैसे पटना के समीप बैकुंठपुर का जो शिव मंदिर है उसे आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कला शैली का ही पूरी तरह से विकास होता है, कुछ मात्रा में यहाँ हिंदू स्थापत्यों का भी निर्माण होता है और उन्हें हम देख रहे हैं। तो यहाँ बैकुंठपुर का जो शिव मंदिर है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी और अपने अलंकृत गर्भगृह और दीवारों पर बने हुए अत्याधुनिक चित्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था और इस काल का ये प्रमुख एक मंदिर के तौर पे देखा जाता है। यूरोपीय व्यापारियों का जब आगमन होता है, यूरोप से जब कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत में आने की कोशिश करती हैं और आती हैं, तो यूरोपीय स्थापत्य कला शैली का भी प्रभाव बिहार पर पड़ता है। बाहर से कोई भी अगर आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा और बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में आएगा तो उसका असर तो पड़ेगा ही। कहा जाता है ना कि संगति का असर पड़ता है। वो अपने साथ कुछ लेकर आएगा और उसका असर आपके ऊपर डालेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आपके ऊपर डालेगा, आपका जो असर है वो भी उसके ऊपर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। अब देख लीजिए, यहाँ कहा गया कि हॉलैंड शैली से प्रभावित पटना जो संग्रहालय है और पटना कॉलेज, इसके भवन हम देखते हैं। राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय, इनकी जो इमारतें हैं वो यूरोपीय शैली के प्रभाव से ग्रस्त हैं। मतलब इसका प्रभाव इन पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर पूर्व मध्यकाल को अगर हम देखें तो 750 से लेकर 1175 ये पाल वंश का शासनकाल है। 750 से लेकर 770 पाल वंश के संस्थापक गोपाल का शासनकाल है। उदंतपुरी बिहार जो था उसकी स्थापना होती है। 770 से लेकर 810 यहाँ क्रोनोलॉजी जैसा मतलब एक क्रम आप देख रहे हैं या तिथि क्रम करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद 770 से लेकर 810 धर्मपाल का शासनकाल था। विक्रमशिला विहार की स्थापना होती है, इसे आप देख रहे हैं। 810 से लेकर 855 ये देवपाल का शासनकाल था। पालकालीन सांस्कृतिक प्रगति का इसे काल कहा जाता है। 858 से लेकर 912 नारायण पाल का शासनकाल था। इसके बाद नीचे चले आइए, इसमें देख लीजिए ये पूर्व मध्यकाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नीचे मध्यकाल को भी हम देखेंगे। तो नारायण पाल का जो शासन था उसे आपने देखा। 912 से लेकर 936 ये राजपाल का शासन है। इसके बाद 1095 से लेकर 1197 ये सेन वंश का बिहार में शासनकाल है। सेन वंश का प्रभाव आप बंगाल में भी देखेंगे और बिहार में भी देखेंगे। और बौद्ध धर्म का यहीं से पतन होने लगता है, यहीं से ह्रास होने लगता है। इसके बाद 1097 से लेकर 1098 ईस्वी ये जो समय है, इसमें मिथिला और जो तिरहुत क्षेत्र था इसमें कर्नाट वंश का उदय होता है और ये बहुत ही कमज़ोर थे। मतलब ये ब्राह्मणशाही वंश था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसके अंदर जीर्णता थी। इसके बाद 1180 ईस्वी की जो बात है, इसमें इमाम ताज फ़कीह का जो मनेर में आगमन होता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर मध्यकाल में चले आइए, नीचे की सारणी जो है उसी पर आधारित है, इसे हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ 1197 से शुरुआत होती है। 1197-98 वाला जो दौर था, इसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना और अंतिम पाल शासक जो धनुपाल था, या इसे आप धनुपाल कह सकते हैं, ये पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इनका पतन हो जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए 1203 से लेकर 1204 ईस्वी बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मणवटी यानी लखनौती इसको कहा जाता था, इस पर अधिकार कर लिया जाता है। लक्ष्मण सेन पराजित होता है और भाग जाता है, वहां से पलायन कर जाता है, आपने देखा, और विद्यापति ने इसे सहयोग किया था। और बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार होता है। बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान यानी असम की ओर ये अपना अभियान लेकर जाता है। असल में पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र था उस पर जो गुलाम वंशीय शासक थे, विशेष रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक और या इसमें मोहम्मद गोरी को भी आप देख सकते हैं, इन दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बीच वाले क्षेत्र में ही उलझे रह गए, यानी जो सीमांत प्रांत था, कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था उसके बारे में कहा जा सकता है, या जो उत्तर भारत का हिस्सा था वहीं तक ये सीमित रह गए। लेकिन इनके जो कमांडर थे वो दूर दराज के इलाकों में भी अपना फतह का काम कर रहे थे। और यही कारण था कि बाद में जो बंगाल वाला हिस्सा है वो इनके हाथ से फिसल जाता है। जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे बहुत असरदार नहीं होती। बंगाल को कब्जे में करना और नियंत्रित करना ये बहुत टेढ़ा काम होता है, अंग्रेज भी इससे परेशान रहते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कामरूप अभियान इनका चलता है बख्तियार खिलजी का, और आपने नालंदा वाला देखा। इसके बाद 1290 से लेकर 1381 ये जो दौर है ये मखदूम सैफुद्दीन मनेरी का जीवन काल है, जो कि बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। इसके बाद 1324 से लेकर 1325 गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान चलता है। कर्नाट वंश का अंत हो जाता है।
ये पहले से ही कांप रहा था, अब समाप्त हो जाता है और बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय हो जाता है। ये एक चीज़ है। बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना होती है, ये चीज़ है। इसके बाद अगला वाला देख सकते हैं आप 1359 वाला, 1359 से लेकर 60 फिरोज शाह का जो अभियान है ये जाजपुर अभियान कहा जाता है, उड़ीसा वाला क्षेत्र। और दक्षिण बिहार यानी झारखंड भी तब उसी में शामिल था। इसमें तुर्कों की सैनिक कार्रवाई होती है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी बिहार में आता है और बिहार में नुहानी अफगानों का जो उत्कर्ष है वो 1528 से लेकर 32 के आसपास होता है। घाघरा की लड़ाई होती है और इसमें बाबर के द्वारा जो नुहानी सरदार है उसको पराजित कर दिया जाता है। 1532 ईस्वी में देवरा या दौरा की जो लड़ाई है वो होती है और हुमायूं के द्वारा जो नुहानी सरदार है उसको पराजित किया जाता है। इसके बाद सूरतगढ़ की लड़ाई होती है और उसमें शेर खां यानी शेर शाह जो है ये बंगाल के सुल्तान को पराजित करता है, ये हमने देखा। और चौसा की लड़ाई फिर शेर शाह और हुमायूं के बीच में होती है, यहाँ तारीख देख लीजिए। और अफगानों के पुनरुत्थान का फिर से आरंभ हो जाता है, यानी शेर शाह सूरी के रूप में उन्हें एक नेतृत्वकर्ता मिलता है और उसी की लीडरशिप में ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज की जो लड़ाई है इसमें हुमायूं को शेर शाह सूरी भारत से बाहर खदेड़ देता है। बिलग्राम का जो युद्ध होता है यानी कन्नौज की लड़ाई, उसमें शेर शाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाता है और ये निर्णायक युद्ध था। आपने देखा कि सूरवंश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद सूरवंश का शासनकाल जो है वो चलता है 1540 से लेकर 1555। 1545 तक शेर शाह सूरी जिंदा रहता है और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो है वो 10 साल तक साम्राज्य को खींच कर ले जाते हैं, लेकिन वो उतने योग्य नहीं रहते हैं। उनके अंदर शेर शाह सूरी जैसी योग्यता नहीं रहती है और अंत में इसका लाभ हुमायूं को मिलता है और वो वापसी करता है। तो ये आपने देखा। उसके बाद आप शेर शाह सूरी का जो जीवन काल और शासनकाल है उसको देख लीजिए। तो 1540 से लेकर 45 में ये जो कालिंजर दुर्ग वाला अभियान था उसमें उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था और गोला इसके ऊपर आकर फट जाता है और ये झुलस कर मर जाता है। इसके बाद 1541 का जो दौर था उसमें देख लीजिए शेर शाह सूरी के द्वारा पटना का फिर से निर्माण करवाया जाता है और इसे एक प्रांतीय राजधानी के तौर पर डेवलप किया जाता है। ये सासाराम वाला क्षेत्र है, इसमें शेर शाह ने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। ये 1545 का दौर है। इसके बाद 1556 से 1576 वाला जो समय है उसमें आप देख लीजिए कि बिहार में करारी अफगानों का शासन होता है। 1574 से लेकर 76 का जो दौर है इसमें बिहार पर अकबर का आक्रमण होता है, दाऊद करारानी की हार होती है और बिहार पर मुगलों का जो शासन है वो शुरू हो जाता है, मतलब बिहार इनके कब्जे में आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए 1580 का जो दौर था इसमें मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार के सूबे का गठन होता है और 1585 से लेकर 1587 अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ईरानी यात्री मुल्ला तकिया, ये दोनों जो है ये भारत में जो बिहार वाला क्षेत्र था वहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं, मतलब वहाँ पे ये पधारते हैं। तो इनके आगमन की तारीखें आप देख रहे हैं। इसके बाद अब्दुल लतीफ़ की जो बिहार यात्रा है ये ईरानी यात्री था, तो 1608 ईस्वी आप देख रहे हैं। इसके बाद 1616 ईस्वी में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। 1619 की अगर तारीख देखें तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आगमन होता है। 1621 में राजकुमार परवेज की बिहार में सूबेदार के पद पे अपॉइंटमेंट होती है, यानी नियुक्ति होती है। इसके बाद 1623 में चले आते हैं तो यहाँ शाहजहां का विद्रोह हम देख रहे हैं, बिहार पर अधिकार का प्रयास किया जाता है। और 1651 पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है और पटना में ही गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म होता है। यहाँ पर ये जो सिखों के गुरु हैं इनका जन्म होता है 1666 में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांसीसी यात्री की बिहार यात्रा, ये बर्नियर नाम का यात्री था और 1665 से लेकर 1666 का जो दौर है उसमें हम इन्हें देख रहे हैं। इसके बाद 1670 से लेकर 1671 यहाँ पर देख लीजिए तो अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। इसके बाद 1702 का जो दौर है इसमें राजकुमार अजीम ये बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ये समय जो है ये औरंगजेब का है। इसके बाद पटना का नाम इसी समय पे अजीमाबाद पड़ता है। आगे देखते हैं 1713 की अगर बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और उसके बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित होने लगती हैं। मुगलों का जो दबदबा था वो घटने लगता है। जो मुगलों का वास्तविक वर्चस्व था या दबदबा था वो औरंगजेब तक ही सीमित था। उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी या जितने भी आगे वाले इसके उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी हैं वो सब अयोग्य सिद्ध होते हैं। वो किसी न किसी के हाथों की कठपुतली रहते हैं, जैसे आप वहाँ पे सैयद बंधुओं और किंग मेकर इन सब का नाम सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये है कि फर्रुख शियर जो है ये पटना में राज्याभिषेक करवाता है। कहने को तो ये मुगल सम्राट रहता है लेकिन इसे घृणित कायर कहा जाता है, ऐसी चुनिंदा उपाधि से इसे नवाजा गया था। इसके बाद 1733 में देख लीजिए बंगाल के नवाबों का बिहार पर फिर से पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये मौका देख रहे थे और कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ क्रम से आप तारीखों को याद कर सकते हैं। 1734 से लेकर 1740 ईस्वी अलीवर्दी खां बिहार में नायब नवाब के पद पे काम करता है
और 1740 से लेकर 1748 हैबत जंग जो है ये बिहार में नायब नवाब के पद पे काम करता है। और मोहम्मद शाह रंगीला का जो दौर था उसमें बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का भी गठन हो जाता है, ये भी आप देखते हैं, जैसे हैदराबाद राज्य है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख लीजिए बिहार में रूहेला अफगानों का विद्रोह होता है, ये तारीख आप देख सकते हैं, ये तारीख है 1748 और हैबत जंग की हत्या हो जाती है। बिहार पर मराठों का आक्रमण होता है। अब मराठे जो हैं वो दक्कन के पठारी क्षेत्र से निकलकर यहाँ हमलावर हो जाते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं 1751। और 1757 में क्या हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है, प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेज इसमें जीतते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपनी नीतियों की वजह से विजेता सिद्ध होता है और सिराजुद्दौला जो है वो मारा जाता है, मीर जाफर धोखेबाज निकलता है और अंत में वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और राजा राम नारायण सिंह जो है ये बिहार में नायब नाजिम नियुक्त किए जाते हैं। तो बंगाल का नवाब भले ही मीर जाफर बनता है लेकिन ये कठपुतली रहता है, असल में यहाँ अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। इसके बाद 1759 से लेकर 1760 का जो दौर था, राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान होता है और तदोपरांत अंग्रेजों के संरक्षण में पटना में उनका शाह आलम मतलब जो द्वितीय था उनका राज्याभिषेक होता है, ये हमने देखा। इसके बाद 1764 ईस्वी बक्सर की जो लड़ाई होती है उसमें अंग्रेज जीतते हैं और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यहाँ पर एक तरह से जितनी भी स्थानीय सत्ता थी, मतलब मुगलों की अगर बात की जाए या स्थानीय जो नवाब थे बंगाल और अवध वाले, वो सब अपने हथियार डाल देते हैं यानी परास्त हो जाते हैं। और यहाँ ये निर्णायक युद्ध ये बात सिद्ध कर देता है कि अंग्रेज ही सबसे ज़्यादा वर्चस्वशाली हैं और आने वाले समय में वही शासन करेंगे, ये हमने देखा। इसके बाद 1765 का जो दौर है उसमें देख लीजिए शाह आलम द्वितीय कहने नाम मात्र का बादशाह रह जाता है। इसके द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और लगान वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है, मतलब वो जैसे चाहे जितना चाहे उतना लगान ले सकती है। इसके बाद 1759 की बात अगर की जाए, माफ़ कीजिएगा 1769 की अगर बात की जाए 1769, तो इसमें बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति होती है। और उसके बाद की जो तारीख है 1770 वाली, तो बिहार परिषद यानी काउंसिल का गठन होता है और ब्रिटिश शासन का विकास होता है। नोनिया समुदाय के इनका जो बगावत रहती है, मतलब इनका जो विरोध होता है उसका दमन कर दिया जाता है और इसी समय बिहार और बंगाल क्षेत्र जो है ये भीषण अकाल का शिकार बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर एक कमेटी की बात की जा रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे उसके हिसाब से बिहार में एक प्रोविंशियल कमेटी का गठन किया गया और ये तारीख थी 1774। इसके बाद 1781 ईस्वी पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह होते हैं और पहला संथाल विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह भी कई किस्तों में होता है, तो ये पहला वाला है। इसके बाद 1786 में अगर आप देखिए तो पटना में जॉन ऑगस्टस के द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया जाता है और तमाड़ विद्रोह की जो तारीख है, मतलब ये रेंज है इसकी 1789 से लेकर 1794, ये तमाड़ विद्रोह का तारीख है। 1793 की अगर बात करें तो बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है और 1809 से लेकर 1810 वाला जो समय है इसमें बहबहानी नाम का जो ईरानी यात्री है वो बिहार में भ्रमण के लिए आता है और 1821 में वहाबी आंदोलन बिहार में शुरू हो जाता है। वहाबी आंदोलन के केंद्रों के बारे में हमने देखा था। और 1831 से लेकर 1832 ये कोल विद्रोह होता है। भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 से लेकर 1833 में होता है। संथाल विद्रोह को आप देख लीजिए, हालांकि ये सिर्फ बिहार का नहीं था, ये बंगाल में मुख्य रूप से फैला हुआ था। तो 1855 से लेकर 1856 ये सब है, इतना हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आधुनिक काल शुरू होता है। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, प्राचीन काल, ये सब हमने पूर्ण कर लिया है। अब आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में हम बिहार के इतिहास को देखेंगे। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में से हम बांट रहे हैं। पहले तो यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत में आती हैं, उसके बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना होती है और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन होता है। 3 इसके क्रम है, तीनों को हम देखेंगे और अंततः आज़ादी मिलती है और देश आज़ाद होकर एक गणतंत्र के रूप में विकसित होता है। ये सब चीज़ें फिलहाल ये विदेशी हमारे देश में आते ही क्यों हैं, तो जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका भारत में आने का उद्देश्य था कच्चे माल की प्राप्ति। ये भारत को अपनी कॉलोनी के तौर पे यानी उपनिवेश के तौर पर डेवलप करना चाहते थे और कर भी लेते हैं। ये इनकी महत्वाकांक्षा इन्हें यहाँ खींच लाती है क्योंकि उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। जो नवजागरण काल है उसके बाद औद्योगिक क्रांति का बहुत तेजी से चलन होता है और ये ब्रिटेन से होते हुए, पूरा इंग्लैंड से होते हुए ये पूरे यूरोप में फैल जाती है और बड़े पैमाने पर विकसित होने की धुन ये यूरोपियों में शामिल हो जाती है। मतलब कौन ज़्यादा डेवलप होगा, ये प्रवृत्ति इनके अंदर घुसने लगती है। मशीनों का आविष्कार होने लगता है और बेहिसाब तरीके से जो माल का प्रोडक्शन है वो चालू हो जाता है। लेकिन सामान बनाने के लिए कच्चा मटेरियल या जिसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं वो आवश्यक होता है
और वो कच्चा माल यूरोप में पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो यूरोपीय कंपनियां थीं या यूरोपीय नागरिक थे, उनके पास एक रास्ता था कि वो दुनिया के और क्षेत्रों की खोज करें जहाँ पे कच्चे माल उन्हें बेहिसाब तरीके से और सस्ती दर में प्राप्त हो सके। दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो और उसके साथ साथ उसकी जो दर है या उसका जो दाम है वो भी कम हो। नहीं तो फिर पता लगा कि कच्चा माल ही बहुत महंगा पड़ गया तो उसकी जो लागत है उसको जोड़ जाड़ कर सिर्फ घाटा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में उपनिवेश की खोज करते हैं। इसी चक्कर में अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अमेरिका में कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्रांति हो जाती है और वहाँ जो संप्रभुता है उसकी स्थापना हो जाती है। और इधर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ये रुख करते हैं और जो मसाला द्वीप आदि आसपास के टापू रहते हैं, समुद्री टापू, उन पे ये कब्जा कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा जो एशियाई क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और ले भी लेते हैं एक हद तक। आपने पीछे देखा कि बक्सर का युद्ध होता है, वांडीवाश का युद्ध होता है, ये आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का हम यहाँ परिचय प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए, ये तो भारत की बात हो गई, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है और उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और जाते हैं सबसे लास्ट में। इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया और वे हुगली से ही नाव के माध्यम से पटना आते थे। आप जानते हैं कि नदियों का यहाँ अच्छा खासा तंत्र था और नौकायन और जो नौवहन प्रणाली थी उसकी सुविधा थी इसके चलते। और वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लाते थे और वापसी में सूती वस्त्र और अनेक प्रकार के जो वस्त्र थे उसको ले जाते थे। ये लेन देन का काम होता था, व्यापार में लेन देन होता है, आप जानते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर शोरे के गोदाम स्थापित किए और सबसे पहले डचों ने पटना कॉलेज में उत्तरी इमारत जो थी वहाँ पे 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की और इनकी जो रुचि थी वो सूती वस्त्र बनाने में थी। इसके अलावा चीनी और जो शोरा और अफीम का व्यापार था उसको करने में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इसके बाद देख लीजिए 1662 की जो तारीख है, इसमें बंगाल में डच मामलों में जो प्रधान था नथियास वैगन वर्क, ये नाम है इसका, इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार संबंधी एक फरमान, और फरमान कैसा था तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो अधिकार क्षेत्र है उसको प्राप्त किया। और डच यात्री ट्रेवरिन का नाम आता है। 21 दिसंबर 1665 की तारीख है, ये पटना पहुंचता है और उसके बाद इसने छपरा की यात्रा की। छपरा में इस समय शोरे का शुद्धिकरण किया जाता था, मतलब ये जो दौर था इस समय यहाँ पे ये काम होता था और इसकी वजह से यहाँ देख लीजिए शोरे पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनियों के साथ संघर्ष किया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के लिए ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1848 में विद्रोही अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर हमला कर दिया और फतुहा स्थित जो डच फैक्ट्री थी उसको लूट लिया। अफगान जो कि यहाँ के अभी अपने आप को मूल बाशिंदे समझने लगे थे, हालांकि ये भी बाहरी ही थे, कोई मुगल जो थे वो यहाँ के देशी तो थे नहीं, ये सब बाहर से आए थे, तो ये सब अपने आप को यहाँ का नेटिव समझने लगे थे, लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, तो ये अपना दबदबा दिखाना चाहते थे कि नहीं हम 20 हैं। और जो बाहर से आने वाली यूरोपीय कंपनियां थी वो कब्जा जमाना चाहती थी, तो दोनों के बीच में संघर्ष होता था, प्लस ये यूरोपीय आपस में भी लड़ते थे। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है। यहाँ पर फतुहा स्थित जो डच फैक्ट्री है इसको ये लूट लेता है और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और ज़्यादा दयनीय बना दिया था। मतलब अंग्रेज जो है वो 20 साबित होते हैं यहाँ फ्रांसीसियों को, डचों के साथ जो वेदरा वाला युद्ध होता है वो निर्णायक युद्ध होता है और उसके बाद वो अपना पल्ला यहाँ से समेट लेते हैं। वेदरा का युद्ध ये प्लासी के ठीक बाद होता है। इसे हमने देखा यहाँ पे वेदों लिखा हुआ है, ये वेदरा का निर्णायक युद्ध है। इसमें डच अंग्रेजों के हाथ से बुरी तरह से पराजित होते हैं। ये 1759 की तारीख है और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जड़ से मिट जाते हैं, लेकिन अब वो खड़े होने लायक नहीं रहते। तो एक तरफ से रास्ता साफ होता है और वे किसी तरह से अपने चिनकू कासिम बाजार में और पटना का जो माल गोदाम है उसको सुरक्षित रखने में कामयाब सिद्ध होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 1780 से लेकर 81 का जो दौर है, इसमें यूरोप में जो ब्रिटेन और हॉलैंड वाला क्षेत्र था, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और युद्ध जब वहाँ पर होता है तो बिहार में भी दोनों कंपनियां जो हैं उनके बीच में तलवारें खिंच जाती हैं। जो वैश्विक युद्ध होते थे उसका परिणाम भारत पर पड़ता था और पड़ने की वजह यही थी कि यहाँ पर भी ये यूरोपीय कंपनियां अपना पैर जमाकर बैठी हुई थी। इसके बाद देख लीजिए 10 जुलाई 1781 की तारीख है। इसमें पटना मिशिलिया के कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर हार्डी। इन्होंने पटना डच माल गोदाम को जब्त कर दिया, सील कर दिया और छपरा और सिंधिया को, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ की जो डच फैक्ट्रियाँ थी इनको कब्जे में ले लिया। और 5 अगस्त 1781 की तारीख है। इसमें पैट्रिक हिटले जो था इसने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ग्रहण की और 8 अक्टूबर 1784 में
डच कंपनी को गोदाम फिर से वापस दे दिया। तो ये लेन देन का काम चल रहा था। और फिर से 1795 में फ्रैंको डच युद्ध के कारण, ये जो युद्ध था इसके कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया गया, मतलब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। और 1817 में ये जो तारीख है इसमें डच माल गोदामों को फिर से वापस कर दिया, मतलब पहले लिया और फिर दे दिया। अंततः 1824-25 का जो दौर था इसमें डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया, ये हमने देखा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा किया और कासिम बाजार जो था वहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख एमजी को बंगाल छोड़ने पर विवश कर दिया, मतलब उन्होंने विवश किया और ये भाग जाता है वहाँ से। जियाला 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचता है और उसके बाद 3 जून को पटना आता है। तो ये कुछ क्रम है, आने जाने का क्रम है। इसमें कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं उन पे अंग्रेज हावी हो रहे हैं और उनका एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन होता है। तो भारत में अगर देखिए, यहाँ भारत के संदर्भ में पहले देखेंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 में की गई थी और मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। शीघ्र ही इसने माही, कराईकल और दूसरी जो अन्य जगहें थी वहाँ पे अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली। और कुछ वर्षों के बाद फ्रांसीसियों ने बंगाल में एंटर किया। जो इधर का पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी वाला, उस पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक था कि बंगाल वाला जो सूबा है उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए, और चंद्रनगर की स्थापना की। और इसके तत्काल बाद 1734 में इन्होंने पटना के माल गोदाम की स्थापना की। और फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में शोरा प्राप्त करने में थी। शोरा इनका एक दिलचस्पी का कारण था। और देख लीजिए, अपने प्रभुत्व और व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तनाव उत्पन्न कर लिया, मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। और यहाँ पे अंग्रेजों ने मार्च 1757 में, ये तारीख देख लीजिए, 1757 जो मार्च का मौसम था उसमें चंद्रनगर पे कब्जा किया और कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के जो प्रमुख जियाला थे उनको बंगाल छोड़ने पर विवश कर दिया। अब ये जो व्यक्ति था ये 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचता है और 3 जून को पटना आता है। इसके बाद बंगाल में जो बिहार के पटना में जो बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, इनका नाम है राजा राम नारायण, इन्होंने इसका स्वागत किया और बैरक के निर्माण के लिए जगह दी। प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जनरल आयरकूट ने इसे पटना से निष्कासित कर दिया, मतलब ये पटना आता है, यहाँ से उसे भगा दिया जाता है। और फ्रांसीसी माल गोदामों पर कब्जा कर लिया, उन पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 1761 में पांडिचेरी में भी, मतलब पांडिचेरी वाला जो हिस्सा था जिसकी स्थापना खुद फ्रांसीसियों ने की थी, वो भी इनके हाथ से जाता रहता है। और 1763 में डैरिफ की जो संधि होती है उसके द्वारा फ्रांसीसी कंपनी अपने खोए हुए क्षेत्र फिर से वापस प्राप्त करती है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दौर आता है और भारत में फ्रांसीसी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो पांडिचेरी में ही सिमट कर रह जाती हैं। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये सब चीज़ें होती हैं। और 1814 की अगर आप बात कीजिए तो बिहार और पूरा भारत जो था, यहाँ फ्रांसीसी गतिविधियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए 1760 का जो वांडीवाश का युद्ध था, वहीं से फ्रांसीसी शक्ति एकदम से गिर जाती है, मतलब इसके पतन की स्थितियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, फिर ये सिर उठाने लायक बचती नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर डेनिश कंपनियाँ जो आती हैं भारत में और बिहार में उनका आगमन होता है, तो डेनमार्क से। यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है, ये सबसे बाद में उठते हैं आने के लिए। और 1774-75 में ये पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 1775 में पटना की जो डेनिश फैक्ट्री है, इसके प्रमुख थे जॉर्ज वर्नर। इन्होंने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद से फरमान की मांग की। डेनिश कंपनी भी मुख्य रूप से शोरे का व्यापार करती थी। बिहार को ये लोग शोरे की वजह से पकड़ कर रखते थे। और देख लीजिए, 1801 में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। ये यूरोप में हो रहा है और इसका नतीजा ये होता है कि भारत में भी ये आपस में झगड़ा शुरू कर देती है। और पटना की जो डेनिश फैक्ट्री है और सेरामपुर की जो कोठी है, इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। चूँकि वो पावरफुल थे तो वो कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने जब्त कर लिया। और 1802 में आमिया की संधि होती है और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले जो क्षेत्र हैं उनको वापस कर दिया जाता है। 1845 तक बिहार में सारे डेनिश जो माल गोदाम और ठिकाने हैं वो अंग्रेज़ों के अधीन हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डचों ने पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है उसमें 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की और इनकी जो अभिरुचि थी वो शोरा के अलावा सूती वस्त्र, चीनी और अफीम में थी। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे लगे रहते थे। इसके बाद यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मुख्य रूप से बात करनी है। तो देखिए, बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदामों की स्थापना को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी लोग कन्फर्म नहीं है।
अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थायी माल गोदाम थे उनकी स्थापना 1600, यहाँ तारीख आप देख लीजिए, 1691 में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। ये तारीख है और ये स्थान है गुलजार बाग। कंपनी की जो रुचि थी वो संवर्ती जो वस्त्र उद्योग था, इसके अलावा कच्चा रेशम था, इसके व्यापार में थी। इसके अतिरिक्त शोरा और अफीम तो इन्हें चाहिए ही था। इसको ये व्यापार का अभिन्न अंग मानते थे और यहाँ कम दाम में इन्हें प्राप्त हो जाता था। जो कच्चा माल इसका था वो कम लागत में प्राप्त होता था और उसकी एवज में ये बहुत ही महंगे दाम में उसको बेचा करते थे, बहुत ही मुनाफा होता था। इसके बाद यहाँ पर जो वस्त्र उद्योग है उसका बड़े पैमाने पर विकास होता है और पटना के समीप अखबार में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो वस्त्र हैं वो तैयार किए जाते थे। और 1664 में यहाँ बहुत सारी वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं, तो उनको नज़रअंदाज करते हुए जो बेसिक चीज़ें हैं और जानकारी वाली बातें हैं उनको देखना है। इसके बाद 1664 में जॉब चारनाग को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया और 1680-81 तक इस पद पर वो बना रहता है। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा 1680 में अंग्रेज़ों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% का जो टैक्स है उसको लगा दिया जाता है और इसका नतीजा क्या होता है, जॉब चारनाग ने 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। ये काम ये करता है और उसके बाद देख लीजिए क्या होता है। परिणाम स्वरूप शाइस्ता खां ने बंगाल और बिहार में अंग्रेज़ों की जो जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी दौलत थी, उसको जब्त करने का आदेश दिया। लेकिन 1690 में एक समझौता हो जाता है और उसके बाद अंग्रेज़ फिर से व्यापार करने लगते हैं। तो यहाँ कब्जा करने का प्रयास अंग्रेज कर रहे हैं और जो मुगल हैं या उस समय के जो मुस्लिम शासक हैं वो इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर समझौता हो जाने की वजह से ढीला हो जा रहा है सब कुछ और अंग्रेज़ धीरे धीरे करके फैलते जा रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अंग्रेज़ों की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उनकी रुकावट यहाँ पे आ जाती है। रुकावट आने का मतलब यह है कि फर्रुख शेर के शासनकाल में 1713 में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ मीर कासिम के बारे में दिया हुआ है बॉक्स में, इसको देख लीजिए। 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर ये मुंगेर स्थानांतरित करता है और मुंगेर की रक्षा के लिए इसने दुर्ग का निर्माण करवाया। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर की तरह नहीं था। मीर जाफर अंग्रेज़ों का चाटुकार था, उनके हाथों की कठपुतली था, वो क्लाइव के इशारों पर नाचता था। लेकिन मीर कासिम जब वहाँ का नवाब बनता है बंगाल का, तो ये कठपुतली की तरह काम नहीं करता है और इसका नतीजा क्या होगा आप जानते हैं, अंग्रेज़ इससे खुश नहीं रहते हैं। तो ये अपना पल्ला वहाँ से समेट लेता है। जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद ये समझ जाता है कि अब हम बक्सर और प्लासी का जो दौर रहता है, मतलब ये पूरा जो युद्ध का काल रहता है, बीच में तनाव रहता है। ऐसा नहीं कि 1757 से लेकर 1764 का जो दौर है इसमें बहुत शांति बहाल हो गई थी। बीच में सिर्फ जंग की तैयारी ही होती है और बाद तक होती है। तो यहाँ पर मीर कासिम अपनी शक्ति इकट्ठी कर रहा था। वो चाहता था कि वो अंग्रेज़ों से लोहा ले और कम से कम बंगाल को उनसे मुक्त करा ले। लेकिन ये उसके अकेले बश की बात नहीं थी। तो वो जो क्षेत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में था, मुर्शिदाबाद वाला क्षेत्र, वहाँ से हट जाता है और चला जाता है मुंगेर की तरफ, जहाँ अंग्रेज़ों का अभी प्रभाव नहीं था, दूर दराज वाला इलाका। और उसके बाद वहाँ पे अपनी सैन्य छावनी का विकास करता है, ट्रेनिंग देता है, हथियारों का डेवलपमेंट करता है और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनी सेना में शामिल करता है। ये सब चीज़ें। इसके बाद यहाँ फिर वापस हम आते हैं तो फर्रुख शेर के शासनकाल में ये आपने देखा कि पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर 1717 में ये स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप देख लीजिए, पटना फैक्ट्री को अंग्रेज़ों ने, यहाँ आप देख सकते हैं, अंग्रेज़ों ने 1718 में फिर से खोल दिया और नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में फिर से बंद कर दी गई। खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। अलीवर्दी खां जो थे वो कहते थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अगर आप इसे छेड़ेंगे नहीं तो ये शहद देगी, और अगर आपने इसे छेड़ दिया गलती से, यानी गलत इंटेंशन से हाथ लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये काट काट कर आपको मार डालेंगी। तो इस नीति पर ये भी चलते थे, यानी कठोरता वाली नीति का भी पालन करते थे और यहाँ पे मुलायमी वाला जो रवैया था उसको भी अपनाते थे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हालवेल ने प्रयास करके 1755 ईस्वी में जो पटना फैक्ट्री है इसको फिर से शुरू कर दिया और 1757 में होता है प्लासी, उसके बाद 1764 में होता है बक्सर। और इसका नतीजा ये होता है कि 1764 के बाद कुछ बचता ही नहीं, मतलब अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद जो लॉर्ड क्लाइव था, ये रॉबर्ट क्लाइव से लॉर्ड क्लाइव बन जाता है तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 इसको इलाहाबाद की एक संधि होती है और उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है। मतलब वो यहाँ से मनमाना व्यापार कर जो भी वसूलना है वो कर सकते हैं, यहाँ के वो मालिक बन जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना यहाँ से, अब देख लीजिए, प्रारंभ से ही बिहार व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। क्यों रहा है आप जानते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, नदियों की उपस्थिति और भी बहुत सारे कारण थे।
और मध्यकाल में भी बिहार व्यापार का मुख्य केंद्र रहा और यहाँ पर एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिट्ज, पीटर मुंडी ट्रेवलर जैसे जो यात्री हैं, मतलब ये व्यापारी भी थे प्लस यात्री भी थे, तो ये बिहार का दौरा करते हैं और यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उनका विस्तार से ब्यौरा भी देते हैं, मतलब उसके बारे में जिक्र करते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां के शासनकाल में विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने मुख्य रूप से बिहार की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनसे अपने आप को जोड़े रखा और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो दबी रही थी उनके अंदर। ऐसा नहीं कि वो विस्तार नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनके डर से, मतलब जो ये बंगाल के नवाब हैं और ये बिहार वाले क्षेत्र में भी बंगाल के नवाबों का कब्जा रहता था, आपने देखा, तो मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां के भय से ये बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर फैला नहीं पाते थे। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, आप देख लीजिए 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला के द्वारा शौकत जंग जो है पराजित होता है। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का खतरा था, मतलब ये जानता था कि युद्ध हो सकता है, संभावित है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ की और इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला जो था वो जानता तो था कि अलीवर्दी खां जो कह रहे हैं वो सही है, उनका मतलब एक एक जो हुक्म होता था या जितनी भी चीज़ें होती थी उसका तामील करता था, लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी वो उतनी समझदारी वाली नहीं थी, ये कुशल शासक नहीं था, हालांकि ये भला ही चाहता था। कुल मिलाकर बात ये होती है कि जब यहाँ पे काल कोठरी वाली घटना होती है तो अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल जाता है, मतलब एक छोटी सी कोठरी के अंदर बहुत सारे जो अंग्रेज नागरिक रहते हैं उनको पैक कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है और उसके बाद सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचता है, तो अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल जाता है हमला बोलने का, लेकिन वो प्लान पहले से ही बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल अंग्रेज़ों के बीच में, मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में तनाव पैदा होता है, ये फोर्ट विलियम की किलेबंदी से ही होता है और नतीजा क्या होता है कि काल कोठरी की घटना पहले होती है और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध छिड़ जाता है और इसमें अंग्रेज़ जीतते हैं। असल में युद्ध होता ही नहीं है, इसमें सिराजुद्दौला का साथ उसकी पूरी सेना छोड़ देती है, कुछ जो वफादार रहते हैं वो उसके साथ लड़ते हैं लेकिन मारे जाते हैं क्योंकि वो संख्या में कम रहते हैं और अंग्रेज़ जो हैं वो पूरे इसके जितना इसका दल रहता है उसको अपने फेवर में कर लेते हैं। मीर जाफ़र धोखा देता है। इसके बाद आप देख लीजिए मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब पुरस्कार मिलता है अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए और बंगाल का नवाब बनाया जाता है और उसके पुत्र मीरन को यहाँ पे बंगाल का उप नवाब बनाया जाता है। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए, ये तो बंगाल की बात हो रही है, बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में आ गई और 1760 में मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन अंग्रेज़ों से उसका संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह पाता क्योंकि मीर कासिम मीर जाफ़र की तरह नहीं था, आपने पीछे देखा, इसके अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र कर लिया। ये टकराता नहीं है, सिराजुद्दौला की तरह सीधा उनसे टकरा नहीं जाता, ये जानता है कि मेरी शक्ति जो वर्तमान में है इसके बदौलत हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम इनके सामने चींटी के बराबर हैं। तो पहले अपनी ताकत इकट्ठी करना ये बुद्धिमानी का काम है और इसके चलते ये अपनी राजधानी को समेट लेता है। ये मुंगेर आ जाता है, मुर्शिदाबाद से हट जाता है और मुंगेर की रक्षा के लिए एक किलेबंदी करता है और बिहार के नवाब दीवान राम नारायण से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब यहाँ जब इनके क्षेत्र में आता है तो यहाँ से टकराव होता है। यहाँ पर आपस में सहयोग करने की बजाय लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, ये एक समस्या थी और इसका लाभ जो यूरोपीय हैं वो भरपूर मात्रा में लेते हैं, ये भिड़ाकर दूर से तमाशा देखते हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने उन्हें बंदी बनाना चाहा, लेकिन राम नारायण अंग्रेजों से जाकर मिल जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि अंग्रेज जो है इनका बहुत ही पुरुषार्थ जो है उसका सम्मान करेंगे, इन्हें बहुत ही नवाज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अंग्रेज़ों का अपना स्वार्थ रहता है और वो स्वार्थ सिद्ध होते ही ये इन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। और देखिए, मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर बेनस्टार्ट को पत्र लिखा और उसे लौटाने की मांग की। बेनस्टार्ट ने राम नारायण को उसके हवाले कर दिया और उसने राम नारायण की हत्या करवा दी। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला जो तनाव था वो पैदा हो जाता है क्योंकि राम नारायण एक हिंदू थे और यहाँ मीर कासिम थोड़ी सी बेवकूफ़ी करता है। वो सहिष्णुता अगर अपनाता, थोड़ा सा इन्हें क्षमा कर देता तो जो स्थितियाँ थी वो कुछ अलग होती, हिंदुओं का भी इसे सहयोग प्राप्त होता, लेकिन यहाँ सहयोग प्राप्त नहीं होता। अब ये जो है ये थोड़ा सा अकेला पड़ जाता है और अंग्रेज़ ऐसा ही चाहते थे। इसके बाद देख लीजिए, मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी और इससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो जाती है। कुल मिलाकर मीर कासिम अपनी मनमानी कर रहा था, मीर जाफ़र की तरह काम नहीं कर रहा था और अंग्रेज इससे खुश नहीं थे। और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के समर्थक सेठ हीराचंद और उनके भाई स्वरूप चंद्र को मुंगेर में नज़रबंद कर दिया और पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लूटपाट की और अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की। असल में लड़ते थे राजा महाराजा और नवाब या जो कथित तौर पे महत्वाकांक्षी शासक हैं, और इसमें पिसती थी जनता, आम जनता, जिसका कि युद्ध से
व्यापार से या यूरोपियों या मुगलों या किसी भी नवाब से कोई संबंध नहीं होता था। वो सिर्फ कमाने खाने वाले लोग थे, खेतीहर किसान थे या व्यापारी थे, ये पिसते थे। तो यहाँ बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं और मजबूर होकर मीर कासिम जो है ये अंग्रेज एजेंट है और इनका नाम है एलिस, इनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही को प्रारंभ करता है। एलिस को बंदी बनाकर ये मुंगेर ले आता है और पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम किया और यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात हुई। तो इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आधुनिक इतिहास से प्रश्न बनते हैं और आधुनिक इतिहास जब पटना से जुड़ा हुआ हो तो इसको तो पढ़कर जाना ही चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पटना हत्याकांड को आपने देखा। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि मीर कासिम अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा था और उसके पास जब कुछ दम हो जाता है, मतलब उसे लगता है कि हम कुछ बन गए हैं अब, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना कॉलर ऊंचा कर लेता है और चुनौती देने लगता है। इसके बाद देख लीजिए, अब ये जो हत्याकांड है इसके बाद अंग्रेजों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती, आप जानते हैं। तो युद्ध यहाँ पर अवश्यंभावी हो जाता है, मतलब अंग्रेज उससे एकदम से नाखुश हो जाते हैं। अभी तक तो नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि अगर इसे हटाया नहीं गया तो ये हमें हटाने का काम कर सकता है या हमारे लिए संकट बन सकता है। इसके बाद 2 सितंबर 1763 को बिहार का जो राजमहल वाला क्षेत्र है वहाँ पे उदानवाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेज़ों के हाथों पराजित हो जाता है और मीर कासिम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आया, मतलब वहाँ से पलायन कर जाता है और 4 दिसंबर 1763 को कर्मनाशा नदी को ये पार करता है और अवध राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। अवध का मतलब वर्तमान अयोध्या नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, मतलब मीर जाफ़र को उसका खोया हुआ पद वापस आ जाता है, मतलब प्राप्त हो जाता है। अंग्रेज़ों ने पटना के कर्नलगंज और मारूफगंज की जो मंडियां हैं उन पर कब्जा कर लिया और पूर्णिया की लकड़ मंडी पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। नवाब को वहां से होने वाली 50,000 रुपए की जो वार्षिक आय है उससे वंचित कर दिया गया और पटना की पराजय के बाद मीर कासिम जो है वो अवध के जो नवाब हैं, अवध वहां पे एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे पहले ही डेवलप हो चुका है, आपने देखा है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि अवध के नवाब जो है बख्श सुजाउद्दौला, इनके साथ और मुगल सम्राट है मतलब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर फिर प्लानिंग बनाने लगता है। यहाँ बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था, हालांकि बाद में मीर जाफ़र को घोषित कर दिया जाता है और ये जाकर अवध में शरण लेता है। तो वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला और उसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह उस समय का था, ये तीनों मिलकर सेना इकट्ठी करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ पटना की ओर प्रस्थान किया और अंग्रेजी सेना का जो गवर्नर था, यहाँ देख लीजिए, ये घबरा जाता है और कलकत्ता काउंसिल ने हेक्टर मुनरो को यहाँ पे सेनापति अपॉइंट किया, मतलब ये घबरा कर मदद मांगता है। तो कलकत्ता काउंसिल जो है वो क्या करती है, यहाँ पर हेक्टर मुनरो को भेजती है कि जाओ जरा देखो। अब इसके बाद क्या होता है, मुनरो जो है ये जुलाई 1764 में पटना पहुंचता है और रोहतास के किलेदार साहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लेता है। अंग्रेज़ों के पास सारे हथकंडे या हथियार थे। एक तो पहली चीज़ कि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उसका वो बखूबी इस्तेमाल जानते थे। यहाँ पर गोला बारूद से काम होता था, वहाँ वो बंदूक दाग देते थे और सामने वाला ढेर हो जाता था। ये इनकी टेक्नोलॉजी का एक कमाल था। उसके अलावा इनके पास कूटनीति थी, ये फूट डालो राज करो वाला काम करते थे। तो ये पहले क्या करते थे, जो शत्रु दल होता था उसके अंदर जो लोग होते थे उन्हें फोड़ने का काम करते थे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि मुनरो जो है ये सोन नदी को पार करता है और बक्सर पहुँचता है और 22 अक्टूबर 1764 को भारत की 3 प्रमुख ताकतों के साथ उसका युद्ध होता है। ये तारीख याद रखिएगा। और इसका परिणाम ये होता है कि ये अंग्रेज़ों के पक्ष में पूरी तरह से साबित होता है। बक्सर की पराजय ने जहां मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का फिर से कब्जा हो गया पूर्ण रूप से। और मुगल सम्राट ने तत्काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो इलाहाबाद की संधि है वो होती है और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा इलाका था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आज का जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा है उसकी कल्पना मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य हैं वो जुड़े हुए थे। तो इन सबको मिलाकर पूरी दीवानी जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती है, यानी पूरा आर्थिक यहाँ का जो संसाधन है उसको अंग्रेज़ मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। अब इसके बाद देख लीजिए, जब अंग्रेजी शासन यहाँ स्थापित होता है तो ये इतना अच्छा शासन तो रहता नहीं है, आप जानते ही हैं। तो जनता यहाँ की बगावत करती है। अब जनता कैसे बगावत करेगी, तो देखिए, कंपनी ने 1767 में इस क्षेत्र में पदार्पण किया और तभी से यहाँ असंतोष व्याप्त हो गया। जनजातीय शैली वैसे ही कठिन थी, मतलब जो जनजातीय लोग थे वो वैसे ही बहुत ही कठिनाइयों वाला जीवन जीते थे और ऊपर से प्राकृतिक आपदा, अकाल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ सिर पर बैठी ही थी, अन्न का अभाव था और इस वजह से ये पहले से ही परेशान थे और उस पर मुगलों, मराठों और स्थानीय जमींदारों का जो दमन था
वो इन्हें तोड़ रहा था। जमींदारों का भी दोष नहीं था, उन्हें भी कमाना खाना था, और अंग्रेज़ों का उनके ऊपर दबाव रहता था कि भाई लगान वसूलो और हमें दो। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि किस तरह से जो मालगुजारी है वो वसूली जाती है, या स्थायी बंदोबस्त वाला जो काम होता है उसमें किस तरह से जमींदार का हिस्सा होता है। तो जमींदार की भी मजबूरी होती थी, वो अगर लगान वसूलेगा नहीं तो अंग्रेज़ उसी को सूली पर चढ़ा देंगे। और उसके अलावा लगान में ज़्यादा वसूलना भी एक चैलेंज होता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं वसूलता है तो उसका एक बड़ा भाग तो अंग्रेज़ ही ले रहे हैं, यानी 90%। 10% में उसे कमाना खाना है। तो इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो है ये जनजाति या जो स्थानीय नागरिक थे, सामान्य आम जनता थी, उनको तोड़ कर रख देती है। प्रशासकीय स्तर पर जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों का दमन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही इन लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दिया। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे क्या होता है, इन जनजातीय लोगों को अपनी संस्कृति, अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं था, और आज भी नहीं है। ये आज भी अपने जो रीति रिवाज हैं उनमें किसी का इंटरफियर नहीं चाहते हैं, और अंग्रेज़ों के द्वारा आई इस दुरूह संस्कृति को भारतीय पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी कारण यहाँ पे जनजातीय लोगों का विद्रोह होता है। तो यहाँ देख लीजिए, अंग्रेज़ों के आने के बाद जनजातीय लोगों को उनकी पहचान और स्वतंत्रता खतरे में पड़ती हुई दिखाई देती है। वही बात रिपीट की है यहाँ। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि 17वीं शताब्दी के अंत में जनजातीय विद्रोह जो है वो शुरू हो जाते हैं, और अंग्रेज़ यहाँ पर केवल दो दशक पहले ही आए थे, यानी 20 साल का लगभग पीछे का दौर गुजरा हुआ है। और ये जो नीतियाँ हैं जिसमें कि अंग्रेज़ पक्षपात किया करते थे, वो नीतियाँ इन जनजातीय लोगों को पसंद नहीं आती थी। मतलब अंग्रेज़ किसी एक का हितैषी बन जाते थे, मतलब किसी एक व्यक्ति का फेवर करते थे, और इतना ज़्यादा फेवर करते थे कि बाकी जो होते थे उनको एकदम शोषण वाली भट्टी में झोंक देते थे, मतलब बाकी को चूसने का काम करते थे और बेहिसाब। तो इसलिए जो ये जनजातीय लोग थे, या भोले भाले आदिवासी जनता थी, या ग्रामीण जनता को भी आप कह सकते हैं, इसमें दोनों ही थे, दोनों ही यहाँ शिकार होते हैं। कुल मिलाकर जो खेतीहर आदमी था, कमाने खाने वाले लोग थे, वो सब अंग्रेज़ों से त्रस्त रहते हैं। तो राजा, जमींदार और अधिकारी ये सब यमदूत की तरह इन्हें दिखाई देते थे, इन्हें ये राक्षस की पदवी दिया करते थे। और इन विद्रोहों की वजह से लोगों का स्वाभिमान उभर कर सामने आया। देखिए, जब मनुष्य के व्यक्तित्व पर चोट पहुंचाई जाती है तभी उसके अंदर की जो खुददारी होती है वो बाहर आती है, और यही खुददारी, इसे हम स्वाभिमान कहते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में ये समझ में नहीं आता, लगता है कि आदमी एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, इसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन जब उसे दबाया जाता है तो उसके अंदर का जो प्रतिरोध है वो निकल कर बाहर आता है, और वही अब दिखाई दे रहा था। अब यहाँ तमाड़ विद्रोह को आप देख लीजिए। 1771 में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार कर लिया, और यहाँ के राजाओं और जमींदारों को कंपनी का संरक्षण मिल गया, मतलब कंपनी ने इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। और नतीजा क्या होता है, इन्हें जो वहाँ के नागरिक थे, यानी वहाँ की जो प्रजा थी, उसके शोषण की खुली छूट मिल गई। जमींदारों ने किसानों की ज़मीनें हड़पनी शुरू कर दी। किसानों की ज़मीनें हड़पेंगे तभी तो ये मजदूर बनेंगे, और मजदूर बनेंगे तो जमींदारों के अधीन होकर काम करेंगे, ये चीज़ है। और इस शोषण नीति ने उरांव जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग भड़का दी, और इस जनजाति ने 1700, यहाँ आप तारीख देख रहे हैं, 1789 में अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू किए। और तेवर कैसे थे? ये तेवर जो थे ये हमलावर थे, ये जमींदारों के ऊपर टूट पड़ते थे। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1794 तक इन विद्रोहियों ने जमींदारों को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि ये अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगे। मतलब जमींदार इनके पास जाते थे लगान के लिए या किसी और काम के लिए, तो ये टोटल हमला बोल देते थे, और उसके बाद मार काट पर उतारू हो जाते थे। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस परिस्थिति को भांपा और पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। यही जो कुचला जाना था, ये बाद में 1857 में एक ज्वाला के रूप में प्रकट होता है, और इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ। कुछ समय तक तो लोग दबे रहे, लेकिन दोबारा फिर अपनी ज़मीन पे ये विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, कुचलने का मतलब ये होता है कि तत्काल में तो शांत हो जाएगा, अगर वो सामने वाला जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ता है तो वो दब जाएगा, लेकिन उसके मन की जो भड़ास है वो निकलेगी नहीं, और वो फिर से आएगा आपके सामने। तो ये बात यहाँ इनके साथ भी होती है। अब इसके बाद चेरो विद्रोह को आप देख लीजिए। यह जो आंदोलन है चेरो विद्रोह वाला, ये 1800 में चेरो किसानों ने किया था, और राजा के विरुद्ध ये शुरू होता है। इस विद्रोह में तब अंग्रेज़ों की पक्षपात पूर्ण जो नीतियाँ थी, उनके बगावत, मतलब उनके विरोध की जो ज्वाला है वो जलती है। और यहाँ पर जयनाथ सिंह जो है, इन्हें अपदस्थ कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो राजा या पहले जो यहाँ के शासक थे, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। इनका नाम है जयनाथ सिंह। कंपनी अपना वहाँ साम दाम दंड भेद लगाती है और इन्हें रिप्लेस कर देती है। इनकी जगह पे अपना मनमाना जो कैंडिडेट है उसको बैठा देती है, और ये हैं गोपाल राय। और कुछ समय के बाद गोपाल राय कुछ विद्रोही जो चेरो सरदार हैं उनके साथ मिल जाते हैं। ये भी अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करते हैं, और इससे अंग्रेज़ रुष्ट हो जाते हैं। और नतीजा क्या होता है, जिससे अंग्रेज़ रुष्ट होते हैं उसको सजा देते हैं, तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
और उसके बाद अंग्रेज़ों ने चूड़ामन को यहाँ का राजा बना दिया। आप देख रहे हैं कि लगातार ये राजशाही में परिवर्तन कर रहे हैं। चूड़ामन का कोई भी कार्य अंग्रेज़ों की सलाह के बिना नहीं होता था, मतलब ये अंग्रेज़ों के इशारे पर चलता था और जनजातीय हित इससे प्रभावित होने लगे और लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। अब क्या होता है, तो यहाँ चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में एक जो खुला विद्रोह है, मतलब खुलकर जो बगावत होती है वो शुरू हो जाती है। चूड़ामन राय जो है वो घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ जमींदार या जो राजा होते थे उनकी इतनी हैसियत नहीं होती थी कि जो रियाया होती थी उनकी जनता उनके सामने टिक सके। और आज के समय में भी जो लोकतंत्र हमारा है उसमें अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो कोई भी भ्रष्ट निरंकुश शासन जो है वो गद्दी से उतर जाएगा, उसे उतरने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम सभी एकजुट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये लोग एकजुट होते हैं और नतीजा क्या होता है कि चूड़ामन राय जो है वो पनाह मांगने लगता है। और पनाह किसकी मांगता है? अंग्रेज़ों की मांगता है। अब इसके बाद देख लीजिए, ये विद्रोही दल पर टूट पड़ता है, मतलब अपनी सेना के साथ। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का इसे सपोर्ट मिलता है। कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को कुचलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है और 2 वर्षों तक चेरो विद्रोह लगातार चलता रहता है। मतलब ये अंग्रेज़ों को और चूड़ामन की नाक में दम करके रखते हैं और अंततः बेचारे भूषण सिंह जो है ये गिरफ्तार हो जाते हैं और अंत में यहाँ आप देख रहे हैं कि 1802 में इस विद्रोही चेरो नेता को फांसी दे दी गई। इसे इसकी बहादुरी का पुरस्कार मिला। इस प्रकार का रवैया अंग्रेज़ों का बहुत समय तक चलता है और अंत में इसी का परिणाम होता है कि उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाता है। लेकिन खदेड़ने में देर हो जाती है, तब तक ये भारत को बहुत अच्छे से चूस लेते हैं। इसके बाद हो विद्रोह को देख लीजिए, तो यह विद्रोह जो है ये 1821-22 वाला जो समय है, छोटा नागपुर का हो लोगों का ये विद्रोह था। जनजाति है, सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध इसको इस्तेमाल किया जाता है। जगन्नाथ सिंह के जो उसके जो तेवर थे या उसके जो रवैये थे उनसे हो जनजाति के लोग काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। यहाँ आप देख लीजिए, जगन्नाथ सिंह के प्रति हो लोग तटस्थ थे, मतलब पहले कोई झगड़ा नहीं था, पहले कोई असंतोष नहीं था। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर राजा के साथ जो संबंध है वो बिगड़ने लगते हैं और जो सिंहभूम का राजा है यानी जगन्नाथ सिंह, वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब क्या होता है, जब अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करेगा तो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलेगा और अंग्रेज़ों की नीतियाँ यहाँ पर हो जो लोग थे, जनजाति थी, उनके खिलाफ थी और इससे लोग भड़क जाते हैं। और मेजर रफसेज ने इन लोगों को अपने कई स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया और झूठा आश्वासन भी दिया। तो कुल मिलाकर जब आश्वासन पूरा नहीं होता है तो इन्हें गुस्सा आता है और वो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, राजा भी बेवकूफ़ बना रहा है और अंग्रेज़ भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अब इन्हें बगावत करनी है। और उसके बाद रफसेज जो है ये समझ जाता है कि ये लोग बगावती हो रहे हैं और उनके विद्रोह की झलक चाईबासा में एक वापसी दल को लूटने और अंग्रेज़ों के संबंध में जो कुछ लोग थे उनकी जान लेने के संदर्भ में दिख जाती है। इसके बाद रफसेज ने तुरंत ही एक सेना की टुकड़ी हो लोगों के विरुद्ध लगा दी और हो लोगों ने इकट्ठे होकर इस सेना को तहस नहस कर दिया। मतलब ये जनजाति लोग जो होते थे ये ऐसे नहीं खड़े होते थे, बड़े ही पावरफुल होते थे और इनका संगठन बहुत मजबूत होता था और ये बड़े हिंसक होते थे। इसके बाद देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने गांव में आग लगाने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और हो लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले, वे जी जान से लड़ते रहे। रफसेज को जो हालात थे वो चिंताजनक लगने लगते हैं और उसने और ज़्यादा सैनिक बुला लिए और उसके बाद 1 महीने तक लगातार संघर्ष चलता रहता है और उसके बाद ये जो विद्रोही हैं ये आत्मसमर्पण करते हैं और इस प्रकार कुछ शर्तों और करों के साथ अंतिम शांति स्थापित होती है। मतलब ये झुकते नहीं हैं, आत्मसमर्पण शब्द यहाँ दिया गया है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शर्तें और कर जो हैं उसके साथ संधि होती है। तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अंग्रेज़ों की विशाल सेना, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनका पूरा वैभव, उनकी सामर्थ्य, ये इनके आगे छोटी पड़ने लगती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कोल विद्रोह को देखते हैं। तो कोल विद्रोह का क्षेत्र आप जानते हैं, ये जो है ये व्यापक विद्रोह था और छोटा नागपुर से लेकर पलामू, सिंहभूम, मानभूम जैसे जो कई क्षेत्र थे, जनजातीय बहुल क्षेत्र थे, वहां पर ये फैलता है और संयुक्त विद्रोह के रूप में प्रकट होता है। अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेपों और शोषण के खिलाफ ये उपजा था। अंग्रेज़ों के द्वारा जो सपोर्ट किया जाता था जमींदारों को, राजाओं को, इन वर्गों के साथ भी जो आदिवासी थे उनका यहाँ गहरा विद्रोह था। मतलब ये असंतुष्ट थे और कृषकों का जो यहाँ पे किसान थे वो किस प्रकार के थे, जनजातीय किसान थे, वो खेती करते थे और उनका खून चूसने का काम जो जमींदार और अंग्रेज़ हैं वो किया करते थे। तो इसलिए ये बगावती हो जाते हैं। कितने प्रकार के अवांछित कर यहाँ जबरन वसूले जाते हैं और लोग जो हैं वो खून के आंसू रो रहे थे। और कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना जब टैक्स वसूला जाने लगता है और तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगते हैं तथा कर चुकाने के लिए जो असमर्थता है उसके बावजूद इनकी जो ज़मीन है वो बाहरी लोगों को दी जाने लगती है। मतलब जमींदार जो है पहले इनसे टैक्स वसूलता है और जब ये टैक्स नहीं दे पाते हैं बेचारे, मतलब इनकी उपज वैसी नहीं हुई है या कुछ और शिकायतें हैं,
तो इसकी वजह से अगर वो लगान पूरी पूरी नहीं दे पाते हैं तो उनकी ज़मीन छीन कर किसी बाहरी आदमी को दे दी जाती थी कि लो इस पर खेती करो और इसकी एवज में जो उपज हो उससे जितनी निर्धारित लगान है वो हमें दो, ऐसे। तो जब इनकी ज़मीन छीनती है और जमींदार इनसे बेगार करवाने लगते हैं, यानी बिना पैसे की मजदूरी, तो उसके बाद ये होता है कि ये एकदम से बगावती बन जाते हैं, मतलब विद्रोह करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये स्वयं पालकी में चलते थे और कहारों का कार्य जो होता था ये आदिवासी लोग करते थे। समझ रहे हैं इसका मतलब? पालकी जो होती है वो डोली जैसी होती है, मतलब उसी तरीके का होता है, थोड़ा सा दुल्हन का अलग होता है और राजा महाराजा पहले के पालकी में चलते थे। इसमें घोड़े भी जोते जाते हैं, लेकिन पहले के लोग चूँकि नौकर चाकर रखने के शौकीन होते थे तो आदमी इसमें जोते जाते थे। पालकी को ढोने वाले कहार होते थे, ऐसे डंडे उसमें लगे हुए होते थे और यहाँ कंधे पे रखकर उसको ढोते थे, जैसी पालकी का साइज होता था। अब इसके बाद देख लीजिए, पशुओं की देखभाल का काम भी आदिवासी ही कर रहे थे। कैथबर्ट ने कहा है कि इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए और इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित के बारे में सोचते थे और प्रशासनिक वर्ग से अलग इनका खून चूस रहे थे, फलतः आबादी का ह्रास हो रहा था। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे एक अन्य इतिहासकार है, इनका मत है W.W. ब्लेड्स। इन्होंने कहा है कि राजा शासन व्यवस्था को जो चला रहा था वो घोर निराशावादी थी और इन दबे वर्गों के प्रति शोचनीय दशा थी। कुल मिलाकर ये जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग का मतलब यहाँ के जो आदिवासी मजदूर थे, किसान थे, वो मजदूर नहीं थे, उनको मजदूर बना दिया गया था। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे कुचले हुए लोग थे बेचारे, जो कि अपनी ही जमीन पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मजदूर बनने के लिए विवश कर दिया गया था। तो उनकी स्थितियाँ और ज़्यादा शोचनीय हो जाती हैं और ये एक ज्वालामुखी की तरह काम करता है, मतलब एक लावा चैम्बर यहाँ क्रिएट हो रहा था और एक हाई प्रेशर एरिया बन रहा था। और जब इस तरह का क्षेत्र बनता है तो इसमें विस्फोट की पूरी पूरी संभावना होती है और वो यहाँ होता है। देखिए, मुंडा जनजाति ने बंद गांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई और इस सभा में लगभग 7 कोल आदिवासी आते हैं और वहीं पर भीषण विद्रोह शुरू होता है। और इसके चपेट में दीकू का मतलब जो बाहरी थे, जो कि इन किसानों की, जो कि यहाँ के किसान थे, उनकी जमीन हड़प रहे थे। तो ये दीकू अंग्रेज और समर्थित जमींदार आते हैं, मतलब सब लपेटे में आते हैं और विद्रोहियों ने गांव के गांव जला दिए। परिणाम ये हुआ कि इस विद्रोह और इसके तात्कालिक कारण ने विद्रोह की आग को सिंहभूमि, इसके अलावा टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रज्वलित कर दिया और उनके विद्रोह से लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। मतलब ये हिंसक विद्रोह था, मारकाट वाला था। और उसके बाद क्या होता है, इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार जो है वो भी अपना हथियार वाला काम लेती है, सेना बुलाती है। और उसके बाद विद्रोहियों का नेतृत्व यहाँ करने वाले जो लोग हैं, इसमें बुद्धू भगत सिंह राय और सूर्य मुंडा का नाम आता है। तो ये सब कर रहे थे और अंग्रेजी सेना की कमान यहाँ कैप्टन विल्किंस के हाथों में थी। अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों से जब सामना होता है तो बहुत भीषण भिड़ंत होती है। जो गुस्सा इन्होंने बटोर कर रखा था वो एकदम से फट पड़ता है और इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत भयंकर नरसंहार होता है और बुद्धू भगत अपने 150 सहयोगियों के साथ मारा जाता है। ये लड़ने के लिए उतारू तो रहते हैं, लेकिन इनके पास संसाधन नहीं रहते हैं और अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा रहती है, उनके पास बंदूकें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद देख लीजिए, विद्रोह लगभग 5 साल तक चलता है। मतलब इतने के बावजूद इनका जो समय है वो बहुत लंबा खिंचता है और मरने वाले विद्रोहियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इससे कंपनी को चिंता हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि कंपनी इससे क्यों परेशान हो रही है, उसे तो खुश होना चाहिए। लेकिन कंपनी जो विद्रोह के कारण थी उसकी जांच पड़ताल करके जो झारखंड की शासन व्यवस्था है, तत्कालीन बिहार, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रही थी। मतलब कंपनी ये चाहती थी कि लोग मर तो रहे हैं लेकिन ये कब तक ऐसे चुप बैठेंगे और ज़्यादा बगावती पैदा होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें रोकना ही सही होगा और रोकने के लिए फिर प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता होती है। और उस समय झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही सामान्य नियम लागू करके रखे थे, लेकिन अब परिस्थिति बदलती है और परिस्थिति बदलती है तो उसकी जटिलता को देखकर जो रेगुलेशन नाम का यहाँ एक्ट है वो आता है और ये जो रेगुलेशन एक्ट है ये नया कानून बनकर सामने आता है, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित कर दिया गया और एक नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ ही एक नॉन रेगुलेशन जो प्रांत है उसका गठन किया जाता है। मतलब इस प्रकार से विभाजन वाला काम करते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र को गवर्नर जनरल के, मतलब जो जनरल था उसके प्रथम एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन किया गया और इस व्यवस्था को विल्किंस के हाथों यहाँ सौंपा जाता है। वो पहला गवर्नर बनता है जो कि पहले सेना में कैप्टन था और इस विद्रोह का दमन करने का काम कर रहा था। तो कोल विद्रोह जो है ये झारखंड के इतिहास में और प्राचीन बिहार के इतिहास में ये जो समय था, इस समय सब विभाजन वगैरह नहीं हुआ था, ये पूरा बिहार था। तो ये उस इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम होते हैं। इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर आपने देखा भूमिज विद्रोह के बारे में। तो भूमिज विद्रोह जो है ये गंगा नारायण हंगामा भी इसको कहा जाता है।
यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों के बीच में संयुक्त था और इसकी अगुवाई बड़ा भूमि के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी और इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे। उसके अलावा मूल रूप से ये आदिवासी उत्पीड़न का एक परिणाम था। बड़ा भूमि की जो जागीर है उसको गंगा नारायण और उनके भाई माधव सिंह ने, मतलब गंगा नारायण जो थे उनसे उनके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा और माधव सिंह दीवान था, उसने जनता का बहुत ज़्यादा शोषण किया था और गंगा नारायण ने जब उसका विद्रोह किया तो वो कंपनी की शरण में चला गया, मतलब अंग्रेज़ों के पास चला गया कि मेरा भाई जो है वो मुझसे छीनना चाहता है। और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर सपोर्ट कर देती है और सपोर्ट किसको करती है? माधव सिंह को करती है। कंपनी और माधव सिंह यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, गंगा नारायण ने भी अपनी जो हालात थे उनकी गंभीरता को समझा और उसके बाद उन जमींदारों से संपर्क किया जो कि अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे और उनके साथ गंगा नारायण ने जनजातीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त किया क्योंकि वो जानते थे कि जनजातीय लोग अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं। कोल और हो जाति के लोग बुरी तरह से नाराज थे और इस प्रकार से गंगा नारायण के नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनती है और इसमें जनजातीय लोगों की भूमिका रहती है। तो यहाँ पर ये गंगा नारायण अपनी कुर्सी वापस पाना चाहते थे, अपनी पदवी वापस पाना चाहते थे और इसके लिए ये प्रयास कर रहे थे। इनका कोई उद्देश्य आदिवासियों का हित रहा हो या ना रहा हो ये अलग बात है, लेकिन जो आदिवासी लोग थे, किसान थे और जो खेतीहर लोग थे जो कि शोषण के शिकार थे, वो इनके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका भी विद्रोह रहता है, उन्हें भी गुस्सा रहता है। इसके बाद देख लीजिए, गंगा नारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी और विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैंडन और टिमर के नेतृत्व में सेना निकलती है और खरसावां का ठाकुर अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था, यहाँ आपस में ही घर के भेदिए थे। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या होता है। इस लड़ाई में गंगा नारायण मारा जाता है और खरसावां के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंस को उपहार में भेजा था। अपने ही देश के लोग अपने ही भाइयों का सिर काटने के लिए उतारू रहते थे, विदेशियों के लिए। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। इसके बाद चलते हैं आगे। विद्रोह का दमन हो चुका था लेकिन विल्किंस को इस विद्रोह ने कुछ सोचने पर विवश किया। उसने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको वस्तुस्थिति समझाकर, जो तत्कालीन स्थितियां थी, वस्तुस्थिति का मतलब यही है, समझाकर उन्हें परामर्श दिया और जंगल महाल के प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता बताई और इसी के तहत फिर जंगल महाल जिले को स्थगित करके दीवानी अदालत बंद कर दी जाती है और नई गठन नीति लागू होती है जिसमें शेरगढ़, विष्णुपुर, सोन पहाड़ी और वर्धमान को शामिल किया जाता है और शेष भागों को मिलाकर मानभूम को एक जिला बना दिया जाता है और इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिकानगर, बड़ा भूम, श्याम सुंदरपुर, इसके साथ साथ बहुत सारे जो मुख्य क्षेत्र हैं वो शामिल रहते हैं और इसका तात्कालिक जो मुख्यालय था वो बाजार वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1838 में ये जो चीज़ है इसे बदलकर पुरुलिया ले लिया जाता है और इस प्रकार से भूमिज विद्रोह की जो प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार वाली चीज़ें हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज अधिकारी ये जान जाते हैं कि आदिवासी लोगों को न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता का ना मिलना और किसी भी प्रकार का जो उत्पीड़न है वो रोज नए विद्रोहों को जन्म देगा। मतलब वो कितनों को मारेंगे, जितनी जनजातियां हैं सबको तो मार नहीं सकते, ये संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर जो बगावत पनप रही है उसके कारण को खत्म किया जाए। तो अंग्रेजों ने यहाँ थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 1855 में हजारों संथालों ने, तो संथाल विद्रोह में हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। भोगनाडीह का जो चुन्नू माझी थे उन्होंने 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में 4 बेटे उनके थे, तो इन्होंने एक सभा की और उसमें उत्पीड़कों के विरुद्ध एक लामबंद लड़ाई का फैसला लिया। तो आगे चलते हैं। यहाँ संथाल विद्रोह जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था और बहुत ही जुझारू विद्रोह था। पीछे हमने कोल और अलग अलग विद्रोहों को देखा है, तो उसी तरह से ये भी बहुत ही हिंसक था। संथाल आदिवासी जो किसान थे वो धनुष बाण से लड़ते थे, तीर कमान से लड़ते थे और अंग्रेज जो थे वो गोलियां दागते थे, लेकिन दोनों में एकदम कांटे की टक्कर होती थी। यहाँ पे एक कहानी सुनने के लिए मिलती है कि एक झोपड़ी थी, फूस की झोपड़ी थी और उसके अंदर बहुत सारे संथाल छिपे हुए थे और अंग्रेज़ों ने पूरे गांव को आग लगा दी और उस झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया और उसके बाद लगातार वो गोलियां बरसा रहे थे। मतलब अंग्रेज़ जो है वो बाहर से गोलियां बरसा रहे थे और अंदर से जितनी गोलियां चलती थी उतने ही कमान जो तीर हैं वो चलते थे, कमान से तीर छूटते थे और अंग्रेज़ों का संहार करते थे। जितनी गोलियां उतने तीर, और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता है, घंटों तक चलता है। जब एकदम से तीर चलने बंद हो जाते हैं तब अंग्रेज़ जो है वो झोपड़ी के पास भटक पाते हैं, नहीं तो दूर ही रहते हैं उससे। जब अंदर जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, यानी सारी जो आबादी उसके अंदर थी वो मर जाती है। उसमें औरतें, बच्चे भी थे जिनके हाथों में तीर कमान थे और वो लिए लिए मर गए थे बेचारे, और एक बूढ़ा संथाल जिंदा था।
और उसकी भी एक आंख में गोली लगी हुई थी, और उसने क्या किया कि तीर कमान उठाया और सामने जो अधिकारी दिखा उसको शूट कर दिया। तो इतनी जुझारूपना वाली जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर पाई जाती थी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ बीरभूम, थालभूम, इसके अलावा सिंहभूम, मानभूम और बाकुटा के जो जमींदार थे उन्होंने संथालों को बहुत सताया था। और इसका नतीजा क्या होता है कि 1790 ईस्वी से ही संथाल परगना क्षेत्र, जिसे कि दामन कोह कहा जाता था, वहाँ पर ही आकर बसने लगते हैं संथाल। और इन्हीं संथालों द्वारा जो विद्रोह किया जाता है वो झारखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित होता है, लेकिन उस समय ये बिहार का हिस्सा था। और इसने कंपनी और समर्थित जो जमींदार थे, सेवक थे, अधिकारी थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में हानि पहुंचाई थी। ये मरते हैं और मारते भी हैं, दोनों चीज़ें। इसके बाद इस विद्रोह के कारणों में कृषक उत्पीड़न मुख्य था। संथाल जनजाति जो थी वो कृषि और जंगलों पर आश्रित थी, आप जानते हैं। और जमींदारी प्रथा ने इनकी भूमि को इनसे बेदखल कर दिया था। आपने देखा कि दीकुओं को ये जमीन देने लगते हैं, यानी बाहरियों को। तो इसका नतीजा क्या होता है कि किसान मजदूर में तब्दील होने लगता है। और अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे। साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना ज़्यादा कर दिया था कि संथाल लोग इसे चुकाने में सक्षम नहीं थे, बहुत ज़्यादा लगान थी। और इसका नतीजा क्या होता है कि बाहरी लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ जाता है, और इसकी वजह से संथाल जो है वो अपनी भूमि में सिमटने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इन्हें अपनी पूरी संस्कृति, अपने आर्थिक ढांचे और हर चीज़ पर अपना कुठाराघात दिखाई देता है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद संथाल जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों और जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। साहूकार और जमींदार क्यों? जमींदार जो थे वो इनके मालिक, कथित तौर पे मालिक होते थे, और साहूकार जो होते थे वो इन्हें पैसा देते थे, उधार देते थे। मतलब लगान ढेर सारी थी तो इतना ये चुका नहीं पाएंगे, तो ऐसी एवज में ये क्या करते थे, साहूकारों से कर्जा लेते थे, और कर्जा लेकर लगान भरते थे, और उसके बाद कर्जा वसूलने के लिए साहूकार इनके ऊपर हमेशा दबाव डालता था ये चीज़ें, और अंत में ज़मीन जो है इनके हाथ से जाती रहती थी। और ऊंची दर पे ब्याज और ऋण वाला काम चलता था, और फिर निर्वाह यहाँ जो होता था उसमें वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण होता था। न्याय व्यवस्था जो थी वो भी जो उच्च लोग थे, उच्च लोग का मतलब जो संपन्न और समृद्ध शोषक वर्ग था, उसके हाथों में थी। और इस उत्पीड़न के जाल से बाहर निकलने के लिए संथालों ने यहाँ आत्महत्या का रास्ता भी चुन लिया। किसानों की आत्महत्या आप सुनते हैं, तो यहाँ संथालों की आत्महत्या शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे विकट स्थिति में साधारण लोग ईश्वर के अवतार की कामना करते हैं। परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी, और इतना ज़्यादा जब त्राहिमाम मचता है तो कोई अवतार जन्म लेता है, ऐसी हमारी संस्कृति का विश्वास है। जो हमारी सनातन सभ्यता है वो भी यही मानती है कि जब पृथ्वी पर अधर्मियों का बहुत ज़्यादा वास हो जाता है तो उसके बाद कोई ईश्वर का अवतार जन्म लेता है। और ऐसा हमने देखा है, जैसे भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो इस प्रकार की चीज़ें। और ये लोग भी वही कामना कर रहे थे, और ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता है। तो संथालों के ऐसे घोर उत्पीड़न का विद्रोह करने के लिए सिद्धू और कानू नाम के दो जवान सामने आते हैं, पीछे आपने देखा। और इन्होंने दिन रात एक करके संथालों को इकट्ठा किया, विद्रोह को जगाने का प्रयास किया, इनके अंदर हिम्मत डाली। ये जो एकदम से निराशा के गर्त में डूब गए थे और आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करने जा रहे थे, तो इन्होंने संवारा, उठा के खड़ा किया कि तुम कुछ कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुन्नू माझी के 4 पुत्रों, सिद्धू कानू का नाम आपने पीछे देखा ही, उसके अलावा चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में एक सभा की और अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली। सिद्धू कानू ने लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया और एकजुट होकर अपनी भूमि से दीकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। पहले ये चैलेंज करते हैं कि या तो यहाँ से चले जाओ और नहीं तो फिर हमारा जो बगावती तेवर है उसको झेलो। और इन दीकुओं ने अंग्रेजों और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी और जमींदारों का पक्ष लिया और ये खुद भी उसी में से एक थे, ये बाहर से नहीं थे। इसके बाद सरकारी आज्ञा न मानने के लिए दामिन क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी जो सत्ता है उसको स्थापित करने का प्रयास किया और यहाँ पर जो आदिवासी थे, मतलब जो संथाल थे, उन्होंने लगान न देने की घोषणा की, कहे कि हम लगान अब देंगे ही नहीं। और इस बीच दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई। चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। ये बहुत सही काम किया इन्होंने, मतलब ये अपने घर के लोग थे, अपने भारतीय लोग थे, इन्हीं के भाई बंधु थे, इन्हीं में से उठकर खड़े हुए थे और पैसे वाले हो गए थे और ये अंग्रेजों के फेवर में जा रहे थे। अंग्रेजों के चंद पैसों के लिए और उनकी पद प्रतिष्ठा और उनकी कृपा के लिए ये अपने ही भाइयों को मरवाने का काम कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो ऐसी एवज में उन्हें मारना तो बनता था। और उसके बाद अंबर के जमींदार जो थे उनकी हवेली में आग लगा दी जाती है। बहुत इकट्ठा करके इन्होंने रखा था और उस धन के बिछौने में ये आग लगा देते थे। महेशपुर ताजमहल पर, ये राजमहल है, ताजमहल नहीं है, इस पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे, मतलब जिससे ये ज़्यादा गुस्सा थे। और फिर यहाँ आप देख लीजिए, जो बाहरी व्यापारी थे उनके मकान दुकानों को तोड़ दिया, दीकू जिन्हें कहा जाता था, और खुला सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर फैलता है।
जो कि कहलगांव में जो राजमहल वाला क्षेत्र है वहाँ तक फैलता है। और यह विद्रोह 1856 में वीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग यहाँ तक फैल जाता है। संथाल साक्षात काल बन गए थे। दुर्दांत होकर इन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी मारा, ये सही नहीं था। लेकिन जब हिंसा उग्र होती है ना, मतलब दंगे जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो उसमें आदमी अंधा हो जाता है। शस्त्र हाथ में थामने के बाद खून सवार हो जाता है सिर पर, और इसके बाद कुछ भी कर सकता है वो। तो ये इन्होंने जोश में आकर किया, लेकिन ठीक नहीं किया। इसके बाद देख लीजिए, संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब इतनी ज़्यादा बगावत होगी, इतना नृशंस जो उग्र रूप है वो प्रकट होगा, तो इससे अंग्रेज जो है वो कांपने लगे। ये थे तो बाहर ही, और जब इतनी हिम्मत इन्होंने देखी तो ये डर गए। और कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर विद्रोह को दबाने का आदेश दिया कि जैसे बन पड़े जो हथियार आजमाना हो, जो तरीका आजमाना हो, इन्हें दबाओ, कुचलो, नहीं तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। और अंग्रेज़ों ने संथालों के साथ बहुत ही बर्बरता दिखाई। उनके गांव के गांव जला दिए। अंग्रेजी सेना संथालों के जो नेता थे उनको पकड़ने के लिए दिन रात एक करने लगी, और सफलता भी मिलती है। अधिकांश विद्रोही जो है वो या तो मारे जाते हैं या बंदी बना लिए जाते हैं। और सिद्धू और कानू जो है ये पकड़े जाते हैं, इन्हें बरहेट में फांसी दे दी जाती है। इस विद्रोह को भी कुछ सफलता मिलती है, लेकिन संथालों ने, मतलब इसमें सफलता क्या है, तो संथालों ने अपने क्षेत्र के अधिकांश जो अंग्रेज थे और उनके समर्थक थे उनको या तो मार दिया था या भगा दिया था। मतलब बहुत तो इनके डर से भाग गए थे। और इसके बाद क्या होता है, शेष जो बचे थे वो बहुत समय तक आतंक के साये में जीते रहे। एक होता है ना डर कायम करना, तो वो डर इन्होंने कायम कर दिया था। मतलब लोग इनसे डरते थे। और उसके बाद इस विद्रोह के जनक सिद्धू कानू वर्तमान में झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए। वो देवता बन गए, देवता का अवतार बन गए। और निश्चित रूप से वो थे कोई इस प्रकार का जो जन नायक होता है। आज के नेता तो सब बिके हुए हैं, जितने हैं नेताओं की स्थिति अब एकदम से जो घृणित वाली स्थिति है वो रह गई है। लेकिन पहले के जो जन नायक होते थे वो वास्तव में अवतार ही होते थे। किसी भी विद्रोह को, किसी भी जन समुदाय को दिशा देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो वो दिशा से भटक कर बहुत कुछ बेकार कर सकता है। और उसे सही दिशा देकर, उसमें अपनी आहुति देकर, मतलब अपने को सबसे ज़्यादा बलिदान करके और उन्हें एक सही दिशा में ले जाकर सफल बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सिद्धू कानू ने वही किया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिद्धू कानू की जो गाथा है वो आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज और शक्ति का प्रेरणा स्रोत है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड का जो जीके है वो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये झारखंड बिहार से जुड़ा हुआ था और आप इससे अलग होकर यहाँ नहीं सोच सकते, क्योंकि ये आज़ादी का सम्मिलित संघर्ष था। और जब आज़ादी के सम्मिलित संघर्ष की बात आती है तो वहाँ क्या बिहार और क्या झारखंड और क्या यूपी, यहाँ अलग अलग नहीं रह जाता, सब एकाकार हैं, सब भारतीय हैं। और जब क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे तो उस समय का जो ज्वाइंट हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ कहा जा रहा है कि जनवरी 1856 यहाँ तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया और सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता को स्वीकार करना पड़ा। मतलब यहाँ मजबूर होकर उन्हें चेंजेस करने पड़ते हैं। और संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की जाती है और एशली एडन को पहला जिलाधीश बनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा, ये देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब संथाल जो उग्र आंदोलन था, देशभक्ति की एक लहर जैसी थी, तो उससे बाहर निकलते हैं और चलते हैं सरदारी आंदोलन की ओर। इसके बाद हम लोग खैरवार आंदोलन को देखेंगे। तो देखिए 1850 का जो दौर था, इसके बाद जो क्षेत्र था, मतलब ये सरदारी आंदोलन की बात हो रही है, इस क्षेत्र के अनेक आदिवासियों के द्वारा ईसाई धर्म अपना लेने से भूमि की समस्या और बदतर हो जाती है। ईसाई धर्म ये शौकिया नहीं अपनाते हैं, इन्हें प्रलोभन या तो दिया जाता है या फिर इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है। और ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के खिलाफ जनजातीय सुधारवादी आंदोलन चलते हैं। इनमें एक सरदार आंदोलन भी हमें दिखाई देता है। 1859 से लेकर ये 1881 तक चलता है, लंबा दौर है। और इसका उल्लेख एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक द मंडल में किया है। और वास्तव में यह भूमि की लड़ाई थी। इसका मूल उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए जो प्रतिबंध हैं उनका विद्रोह करना था, उनका विरोध करना था। और आंदोलन जो है वो 3 चरणों तक चलता है और संपूर्ण होता है। इसके बाद खैरवार आंदोलन को आप देख लीजिए। संथाल और कोल को आप थोड़ा मुख्य रूप से देखिएगा और बाकी जो है उनको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए खैरवार आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ माझी ने किया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को फिर से स्थापित करना। और इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था और इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा जो सामाजिक कार्य हैं उनमें शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसलिए मदिरा आदि का भी उन्होंने विरोध किया। मतलब यहाँ पे जो नैतिक सुधार है उसकी बात की जा रही है। और आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले जो लोग थे उन्हें सफाहोर कहा गया और आदिवासी लोग जो थे उन्हें बाबजिया कहा गया। अब यहाँ पे जो पूजक थे
मतलब ये अलग विशिष्ट पूजा क्षेत्र है, तो इन्हें मेल बरागर कहा गया। तो अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद बिरसा मुंडा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। बिरसा मुंडा ने सन 1895 में, यहाँ मुख्य रूप से देख लीजिए, लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्र किया। और अब तक का ये सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार माना जाने लगा। जैसे पीछे आपने देखा ना, सीधू कानू, उन्हें लोग ईश्वर का अवतार मानकर पूजने लगे, और वो थे। ईश्वर का अगर सही में अस्तित्व है इस संसार में, तो निश्चित रूप से वो थे, क्योंकि उन्होंने जगाने का काम किया और एक दिशा दी। ठीक वैसे ही यहाँ पर बिरसा मुंडा, इनको मतलब बिरसा जो थे, मुंडा इनकी जाति का नाम था, तो इन्हें भगवान का अवतार माना जाने लगा। अब देखिए क्या होता है। यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इसकी विशेषता ये है, इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिलती है। और मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह जो वन्य क्षेत्र थे और कृषि व्यवस्था थी उसी पर आश्रित थी, और अपनी परंपराओं और मान्यताओं से जी जान से प्रेम रखती थी, अपने जान से ज़्यादा उन्हें प्रेम करती थी। और यह जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी, और इसके लोग कभी विवादों के कारण सुर्खियों में नहीं बने थे। मतलब इससे पहले ये शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, यहाँ आपने देखा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज इन्हें भी नहीं छोड़ते हैं, इनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल डाल देते हैं, और उसके बाद ये उग्र हो जाते हैं। जब तक इन्हें ठंडा रखा जाता है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, तब तक ये कुछ नहीं करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब बगावत पे ही उतरते हैं, तो इनके विद्रोह का मुख्य कारण भी समझ लीजिए, इनकी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ था। और उसके अलावा यहाँ कहा गया कि कुछ आपसी मतभेद भी हैं, जो कि हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं। मुंडा लोग जो थे, उसमें भी ये दिखाई देता है। मुंडा हिंदू परंपराओं का अनुसरण करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ईसाई प्रभाव था, यानी अंग्रेज़ों का प्रभाव था, उसके चलते कुछ मुंडा लालच में आकर ईसाई मिशनरियाँ जो थी उनके शिकार बन जाते हैं, मतलब उनके शरण में चले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और उसके बाद अब जो बाकी मुंडा संप्रदाय था, उसको ऐसा लगता है कि अब हमारी संस्कृति जो है खतरे में आ गई है, क्योंकि ये धर्मांतरण पर उतर आए हैं, और इसके चलते वो बगावती हो जाते हैं। इसके अलावा जो राजाओं और जमींदारों का शोषण चक्र था, वो तो हमेशा चल रहा था, इसको आप आंख मूंद कर शामिल कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि ज़मीन इनके हाथ से निकलने लगती है, ऋण के जाल में फंस जाते हैं। जो समस्या पीछे आपने देखी है, वही समस्या यहाँ भी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, मतलब धर्म परिवर्तन वाला मामला, ज़मीन हाथ से निकलने वाला मामला, लगान की बहुत ज़्यादा वसूली, और उसके बाद ऋण का बोझ, साहूकारों का अस्तित्व और जमींदारों का अस्तित्व, और ऊपर से अंग्रेज़ों का जो बाहुबल है, वो इन्हें उकसाता है, मतलब गुस्सा दिलाता है। और उसके बाद क्या है, मुंडा इन सब बातों से पूरी तरह से पहले तो हथियार डाल चुके थे, और अस्तित्व की रक्षा के लिए काफ़ी चिंता में थे। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ भी जैसे संथालों में अवतार का जन्म होता है, वैसे ही यहाँ पे बिरसा मुंडा जो है वो खड़े होते हैं। बिरसा मुंडा नाम के जो नौजवान थे, बिरसा इनका नाम था, तो ये मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाते हैं। और इनका कहना था कि इन्हें ईश्वर की आज्ञा प्राप्त है, यानी ठाकुर जी ने मुझे आशीष दिया है और आदेश दिया है, ऐसे वो बोलते थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया है कि जो दीकू हैं उन्हें खदेड़ दो, और जो बाहरी है उनको भी यहाँ घुसने मत दो, ये हमारी धरती है और ये पवित्र भूमि है। तो ये इन्होंने कहा, और इनका कहना था कि ये ईश्वर की आज्ञा लेकर और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आज़ाद कराने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। और युवक की वाणी में ओज था, मतलब जो युवक की भाषा थी। कोई भी जो नेता होता है उसकी भाषा ओजस्वी होती है, नेता का ये मुख्य गुण होता है, और आजकल के नेताओं से उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। अगर ओजस्वी वाणी नहीं रहेगी तो वो किसी को अपने प्रभाव में नहीं ले पाएगा, और फिर उसके बाद उसके पीछे एक जनसमूह नहीं चलेगा। तो आज की राजनीति में हम नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत ही काली हो चुकी है, इसीलिए मैं बार बार इसकी निंदा कर रही हूँ। चाहे कोई भी दल हो, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, या जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, सबके अंदर ऐब है, दुर्गुण है। कोई भी जनता का भला चाहता नहीं है, वास्तविकता यही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और इसलिए इस समय भारत का जो लोकतंत्र है वो संकट में पड़ गया है। आज़ादी के बाद से स्थितियाँ बहुत बदली हैं, कोई देश का भला नहीं चाह रहा है, सब अपना भला चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं। चलते हैं तो देखिए इसमें, और इसीलिए जनता के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वो वोट किसको दे, मतलब आखिर दे तो किसको दे, ये समस्या है। इसके बाद चलते हैं यहाँ, तो देख लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में। ये एक सच्चे नेता के तौर पे सामने आते हैं, और अपनी ओजस्वी वाणी से ये युवकों को और जो जितना भी आदिवासी कुनबा था उसको अपने प्रभाव में लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मुंडा युवक जो है इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो नौजवान पीढ़ी थी वो इनके फेवर में ज़्यादा जाती है, और उसके बाद धार्मिक आख्यान होते हैं, और लोगों के अंदर चेतना जागृत होती, और इसी कारण वह छोटा नागपुर क्षेत्र में देवदूत की तरह जाने लगते हैं। और उनके विचारों में लगभग सभी विषयों की मनन करने की क्षमता थी, और वह सभाएं आयोजित करके लोगों को कुरीतियों से दूर रहने के लिए कहते हैं, जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहते हैं, संगठन शक्ति का ज्ञान कराते हैं, और इस प्रकार से बिरसा मुंडा काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं।
इसके बाद आप देख लीजिए, अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए, यहाँ बॉक्स में आप देख रहे हैं। और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी सरकारी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए होता क्या है। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को इकट्ठा किया, और अब ये कहा जाने लगा कि ये सबसे बड़ा दल है, मतलब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये मिथक था या सत्य था, ये कोई नहीं जानता, उस समय जाकर किसी ने नहीं देखा है, सब सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं। तो बिरसा को भगवान का अवतार माना जाने लगा। और उसके बाद इनके उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य ये था कि अंग्रेज सरकार का पूरी तरह से दमन करो, इन्हें हटाओ, एकदम से कुचल दो। और छोटा नागपुर सहित जो अन्य क्षेत्र हैं, मतलब इनके आसपास का जितना ये जानते थे, इनका जानकारी का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं था, ये किसी देश वगैरह के बारे में नहीं जानते थे, ये सिर्फ अपने क्षेत्र से प्रेम करते थे। तो वहाँ पर जो दीकू हैं यानी बाहरी हैं, उनको खदेड़ो बाहर, और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करो, ये चीज़। अब बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने में गुरेज न करने का संदेश दिया, मतलब अहिंसा का मार्ग पकड़कर हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें हथियार तो उठाने ही पड़ेंगे। और सभी मुंडाओं को साहस के साथ धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया कि ये हिंसा वाला युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसा दिया कि तुम धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हो, लड़ो, जो सामने पड़े मारो, वो तुम्हारा संबंधी नहीं है, वो एक आत्मा है और उसका शरीर जो है वो पाप से भर गया है, गीता का उपदेश। तो ये काम किया। अब मारकाट बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उस समय जो अधर्मी थे उनके नाश के लिए आवश्यक था, तो वही काम इन्होंने भी किया। अब इसके बाद देखिए, योजना बना के साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों, दीकुओं पे हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि शासन व्यवस्था इन्हें, मतलब यहाँ आप देख लीजिए, शासन व्यवस्था ने इन्हें इतना सफल नहीं होने दिया, लेकिन जितना सफल होते थे, यहाँ देख लीजिए, हमले की जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा जोरदार थी, लेकिन अंग्रेज जो थे इसे कुचलने के लिए उतने ही तत्पर थे। तो कारण क्या होता है कि उतना सफल नहीं हो पाता जितना कि बिरसा की उम्मीद थी, और रांची में कंपनी सेना के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें मुक्ति मिल जाती है और ये फिर से दल में आ जाते हैं। ये पहला चरण था। अब इसके बाद बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को मजबूत रूप दिया। उन्हें कमी मालूम हो गई कि कमी हमसे कहाँ रह गई और इस वजह से हम असफल रहे। उसके बाद क्या होता है, 25 दिसंबर 1897 को, जब क्रिसमस का दिन था, यानी 25 तारीख की बात की जा रही है, ईसाई लोग अपना सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे थे, ये बात है, और उसी दिन को हमले के लिए चुना। क्यों चुना? क्योंकि उस समय सारे कर्मचारी अधिकारी छुट्टी पर होते थे, वो क्रिसमस ट्री सजाकर जिंगल बेल गा रहे होते थे और केक काट रहे होते थे। तो ऐसी कंडीशन में उनको रास रंग में डूबा देखकर इन पर हमला करने का बढ़िया सुनहरा अवसर इन्हें दिखाई देता है। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से ये जो निश्चित दिन था, मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे हुए ईसाइयों और जो अन्य लोग थे उनको मुंडाओं ने मार दिया। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो उन्हीं के भाई बंधु थे जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, यानी ईसाइयत में डूब गए थे, और वो भी क्रिसमस ट्री के आसपास नाच रहे थे उस समय, तो इन सबको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, ये बात है। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे एक बड़ा नरसंहार होता है और ब्रिटिश शासन इससे हिल जाता है, हिलेगा तो है ही। और अब क्या होता है, स्थानीय पुलिस बल भी मुंडा विद्रोह का शिकार होता है, चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। अब कंपनी ने यहाँ कठोरता से काम लेने का फैसला किया और निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया। बिरसा मुंडा और उनके साथी गया मुंडा को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद जेल में रहते हुए वहाँ सफाई का अभाव होता था, तो हैजा फैल जाता है और हैजे का शिकार होकर बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज इलाज भी नहीं करवाते। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कंपनी के लिए यह जो विद्रोह है ये एक सेवक सरीखा साबित होता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे एक शिक्षक जैसा ये जो विद्रोह था ये दिखाई देता है। शिक्षक का मतलब ये है कि ये अंग्रेजों को सिखाता है कि अब उन्हें और ज़्यादा कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ सेवक लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए। काश्तकारी अधिनियम में पहली बार जो मुंडारी खूंटी व्यवस्था है उसको लागू किया। प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाया और आदिवासियों के दिलों में जो प्रशासन के प्रति घृणा थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। गुमला अनुमंडल बनाया गया 1908 में। खूंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया। इस प्रकार से तो कुल मिलाकर यहाँ बिरसा मुंडा को एक भगवान के अवतार के रूप में आदिवासी याद करते हैं और निश्चित रूप से इनका प्रयास उल्लेखनीय था। इसके बाद टाना भगत का आंदोलन आप देख लीजिए। यहाँ पर जो टाना भगत आंदोलन है ये कोई नया नहीं है, ये बिरसा मुंडा वाला जो आंदोलन था उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब वहीं से इसका जन्म होता है और इसका भी जो क्षेत्र था वो बहुआयामी था। मतलब ये बहुत से क्षेत्रों में फैला हुआ था और बहुत सी इसकी जो दिशाएं थी वो मौजूद थी, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आए थे और यह आंदोलन सन 1914 में शुरू होता है। टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी। अभी तक अगर इसको आप व्यक्ति समझ रहे हैं तो ये व्यक्ति नहीं थे और इन्होंने कुडुख धर्म को अपनाया था और इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जैसे पीछे आपने आदिवासियों की देखी है, और इनसे बहुत ज़्यादा श्रम और कार्य कराए जाते थे सुबह से लेकर शाम तक।
भवन, सड़क आदि निर्माण का जो काम होता था उसमें ये ईंट गारा ढोने का काम करते थे और मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता था, मतलब कुछ ऐसा नहीं मिलता था कि ये जीविकोपार्जन कर सके। और उसके बाद एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति इस्तेमाल किया जाता था। जो बेजुबान खच्चर होते थे उनकी तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था। और इस आंदोलन के नायक के नाम पर जतरा भगत नाम के जो नौजवान हैं उनको मान्यता मिलती है। जो युवा लोग थे वही यहाँ पर आंदोलन की बागडोर संभाल रहे थे, आपने पीछे भी देखा है। और कहा जाता था कि अलौकिक सिद्धियां जो थी उनको प्राप्त कर चुका व्यक्ति था। और जनश्रुति के आधार पर जतरा भगत को धर्मेश नाम का उरांव जनजाति का देवता है। यहाँ देख लीजिए, इनका धर्म जो है वो थोड़ा दूसरे स्वरूप का है। मतलब धर्मेश नाम के जो देवता हैं उन्होंने दर्शन दिए थे इन्हें और कुछ निर्देश दिए थे, उसके बाद ये आंदोलन शुरू होता है। तो इस प्रकार से पहले धार्मिक जो भावनाएं होती थी उनको आंदोलनों से जोड़ा जाता था। जतरा भगत ने धर्मेश देवता का आदेश पाकर भूत प्रेत की साधना का आचरण छोड़ दिया और निरामिष हो गया। तंत्र साधना जो लोग करते हैं वो आमिष आहार को धारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मांस भक्षण करना तंत्र साधना का एक हिस्सा माना जाता है। जैसे आप सुनते होंगे, शमशान पर जाकर चिता की जो राख होती है उसको अपने शरीर पर मल के और कच्चा मांस खाकर तब साधना की जाती है, मतलब भैरव की उपासना की जाती है। या उस प्रकार की जो डांकिनी और शंखिनी नाम की शक्तियां हैं उनको आवाहन किया जाता है। तो उस प्रकार की साधना को ये पहले करते थे, लेकिन अब उसको छोड़ देते हैं। और इन्होंने जितने भी लोग थे, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इन्होंने उन लोगों को अंधविश्वास वाली जो आस्था है उसको करने से मना किया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो आचरण है इसको मत करिए, ये फायदेमंद नहीं है और आचरण की जो सात्विकता है वही हमें आगे ले जा सकती है, मतलब इन्हें सद्बुद्धि आती है। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने बेकार और कम मजदूरी करने वाले लोगों को ऐसा काम न करने का आदेश दिया। मतलब आप बेकार में ईंट गारा ढो रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इन्हें उकसाया गया। और उसके बाद लोगों ने बहुत जल्दी ही इस काम को करना बंद भी कर दिया और ये लोकप्रिय हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज इनसे घबरा जाते हैं और उन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। और इससे क्या होता है कि उरांव लोग जो थे, जो कि यहाँ पे टाना भगत आंदोलन आप देख रहे हैं, तो उन लोगों में विद्रोह फैल जाता है और अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार करने में जुट जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हिंसा भड़क उठती है और एक सामाजिक जन जागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन जो है ये सामाजिक चेतना को जगाने में सफल रहता है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इसके बाद वाला नोनिया विद्रोह। तो यह विद्रोह जो था ये 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में बिहार में शोरा उत्पादक जो क्षेत्र है, पीछे आपने देखा कि अंग्रेजों की सोरा में जो शोरा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लालसा थी। तो जो शोरा उत्पादक क्षेत्र है इसमें हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, यहाँ पे ये बगावत होती है। और इस काल में बिहार शोरा उत्पादन के लिए एक मुख्य केंद्र के तौर पे जाना जाता था। और शोरा इतने समय से आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। अब समझे कि अंग्रेज इसके पीछे इतने भक्त क्यों थे। अब इसके बाद शोरा का उत्पादन करने का जो कार्य था वो मुख्य रूप से नोनिया जाति के द्वारा किया जाता था। नोनिया जाति जो थी वो ये काम करती थी और ब्रिटिश कंपनी और नोनियों के बीच में एक आसामी मध्यस्थ का काम करता था। और नोनिया लोगों को मतलब लोगों से जो कच्चा शोरा होता था उसको ये लोग लेते थे। जो आसामी होता था वो क्या करता था, वो यहाँ पर नोनिया लोगों से वसूली करता था। मतलब ये बेचारे जो लोग रहते थे ये हाड़तोड़ काम करके ज़मीन को खोद कर अंदर से शोरा निकालते थे और उसके बाद वो जो चीज़ है उसको ये आसामी ले लेते थे और उसके बाद अंग्रेज़ों को सप्लाई कर देते थे। ये चीज़ है। अब यहाँ पर आसामी और जो अंग्रेज़ होते थे वो फायदे में रहते थे और जो नोनिया होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। यहाँ उसकी दर भी आप देख लीजिए कि 4 रुपये प्रति मन। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं कलमी शोरा के लिए 2 से 4 रुपये प्रति मन और कच्चा शोरा के लिए 1 से 4 आना प्रति मन आसामी कंपनी से लेते थे और नोनिया लोगों को 12, 14 या 5 आना जो है वो प्रति मन देते थे। जबकि अन्य व्यापारी जो कि कंपनी से संबंधित नहीं थे वो 3 रुपये प्रति मन शोरा देते थे, मतलब नोनियों को। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश कंपनी बहुत ही कम पैसा दे रही थी और बदले में मुफ्त में लगभग ये शोरा इनसे ले रही थी। तो इसके कारण नोनिया लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था और वो गुप्त रूप से व्यापारियों को शोरा बेचने लगते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा उसको बेचेंगे। तो जो व्यापारी इन्हें 3 रुपये प्रति मन वाला दाम दे रहे हैं तो उसको ये बेचना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को जब जानकारी ये प्राप्त होती है तो वो बिगड़ जाती है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और उल्टे बगावत होती है। ये चीज़ है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे इस आंदोलन के नेतृत्व करता और 1776 का जो समय था इसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। ये सब कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल बहावी आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये नोनिया विद्रोह से नहीं जुड़ा है,
ये वहाबी आंदोलन से जुड़ा है, जो कि अगला वाला है। बॉक्स को यहाँ बना दिया है और पैराग्राफ यहाँ पर है फिलहाल। तो वहाबी आंदोलन जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये भारतीय जन आंदोलन था और इसमें वहाब आंदोलन को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब क्षेत्र के अब्दुल वहाब थे। उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। और भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म आपने पीछे देखा, रायबरेली में हुआ था। और इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराया और अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत भारत को दार उल हर्ब कहा और इसे समाप्त करके दार उल इस्लाम की स्थापना करने की बात कही गई। मतलब यहाँ पे दारुल हर्ब क्या था? ये ब्रिटिश अधिकृत भारत था और इसको ये लोग इस्लामिक भारत बनाना चाहते थे। तो उसके लिए जो नाम इन्होंने इस्तेमाल किया वो था दारुल इस्लाम। अब देख लीजिए, इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1821 में अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया और यहाँ पर विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि लोग इनके संपर्क में आते हैं। इन्हें आप देख रहे हैं। और उसके बाद वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में ये स्थापित होता है। प्रारंभ वाला जो समय था उसमें वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, धर्म का इसमें आधार था। लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक और आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो भी जुड़ जाती हैं और यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और जो यहाँ आप देख सकते हैं जमींदारों और साहूकारों के वर्ग के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में परिणत हो जाता है। पंजाब में मुसलमानों, कृषकों और सिख जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसके अलावा सैयद अहमद से प्रेरित होकर टीटू मीर ने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद 1853 में अंग्रेज जो थे, मतलब अंग्रेजी सेना, वो वहाबियों का दमन करने के लिए सितना जाती है और वहाँ पर इन्हें पराजय हासिल होती है। और 1858 में फिर से अंग्रेजी सेना एक बार फिर से सतना जाती है और उसके बाद सितना या सतना एक ही बात है। इन्होंने वहाबियों को पराजित करके वहाँ से भगा दिया और पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व ये विलायत अली और इनायत अली ने किया था। तो नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा। इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को और विलायत अली ने उत्तर पश्चिम में सितना को अपना केंद्र बनाया था। और 1844 में विलायत अली ने अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन लाहौर में इन्हें गिरफ्तार करके पटना वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद 1851-52 में ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी वर्तमान पाकिस्तान गए, जहां ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 के विद्रोह में वहाबी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और विलायत अली और इनायत अली की मृत्यु के बाद यहाँ आप देख रहे हैं वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। उसने 1861 में मलका को अपना गढ़ बनाया था और 1864 में नेविल चैम्बरलिन ने वहाबियों के नेता अहमदुल्ला को हराकर पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया था। ये कुछ चीज़ें हमने देखी। वहाबी आंदोलन के अन्य नेता जैसे कि आप मुबारक अली का नाम देख रहे हैं, इब्राहिम मंडल का नाम देख रहे हैं, मोहम्मद इस्माइल हैं, आमिर खान हैं। ये आमिर खान अभिनेता नहीं है, ये नेता थे। आदि को यहाँ गिरफ्तार कर लिया और कठोर आजीवन कारावास की सजा दी। तो नेताओं को जब गिरफ्तार करके यहाँ कारावास दिया जाएगा तो उग्र विद्रोह होगा। कुल मिलाकर 1868 से लेकर 69 वाला जो दौर था वहाँ तक आते आते वहाबी आंदोलन की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और ये आंदोलन शिथिल पड़ गया था। धर्म को आधार बनाकर जब आंदोलन शुरू होता है तो ये बहुत समय तक चलता नहीं है। जब लोकहित को आधार बनाकर आंदोलन शुरू होता है तो वो चलता है, टिकाऊ होता है। और यही कमी थी जो 1857 से पहले होने वाले बगावतें थी उनमें, और बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें यही प्लस पॉइंट था। वो धर्म को आधार बनाकर नहीं होता है और इसी वजह से वो सक्सेसफुल रहता है। उसके अलावा एकजुटता और बहुत सारे अन्य भी कारण थे, लेकिन यह भी एक कारण था। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन को देखने का समय आ गया है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 1857 से। इसके बाद चंपारण, खिलाफत, जो आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में देख रखा है वो सब यहाँ चलेगा। चंपारण, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो 1942। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसी क्रम में किसान आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और महिलाओं की भूमिका, ये सब हम देखेंगे। लेकिन देखने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होगा? बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा। वैसे हमने भारत के संदर्भ में देख रखा है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले 1857 का जो विद्रोह था वहाँ से। तो अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का जो सामना करना पड़ा वो 1857 का था। जितने भी पीछे छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, मतलब आपने देखा संथाल है या जितने भी कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो इन सब का सम्मिलित रूप आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट होता है, लेकिन इसमें जो नेतृत्व की बागडोर है वो उच्च लोगों के हाथ में होती है। जो सामान्य जनता है वो इससे अलग हो जाती है। यह भी इसकी असफलता का एक कारण था। अब यहाँ पर राष्ट्रीय भावना के जागरण से पूर्व
ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का जो ये आंदोलन है ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसको कुछ लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं और ये सही भी है। तो इस विद्रोह ने बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में यह आंदोलन 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी, जो कि वर्तमान में झारखंड है, उस गांव से शुरू होता है। 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और उनके सहायक सार्जेंट ग्रांट की हत्या कर दी। मिरज मैकडोनाल्ड ने बड़ी कठोरता से इस विद्रोह को दबाया था और 16 जून 1857 को तीनों विद्रोही जो सैनिक थे इनको फांसी पर लटका दिया गया और 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया था। इसके बाद देखते हैं यहाँ 3 जुलाई 1857 की अगर बात की जाए तो पटना सिटी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू होती है और इसका नेतृत्व गुलहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। और पीर अली के नेतृत्व में 200 विद्रोही जो मुगल सम्राट बहादुर शाह का झंडा लिए, मतलब ये मुस्लिम लोग थे और जनता थी, सामान्य जनता थी, यहाँ धर्म का नाम देना सही नहीं है। तो मुगल सम्राट जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, यानी द्वितीय की बात हो रही है, तो उनके नाम का झंडा लिए ये पटना की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो इनका मुकाबला अंग्रेज अधिकारी लायल और उनके सैनिकों के साथ होता है और पीर अली ने लायल को गोलियों से भून डाला और इसके बाद पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। और इसकी सूचना मिलते ही दानापुर स्थित जो बटालियन है, तीनों बटालियन, उनमें बगावतें शुरू हो जाती हैं। ये बात होती है 1857 की जो विद्रोह की चिंगारी होती है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद जो क्षेत्र हैं वहाँ पे फैल जाती है। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बगावत शुरू होती है। ये एक बड़े नेता के तौर पे उभरते हैं और बाबू कुंवर सिंह के सहयोगियों में उनके भाई थे अमर सिंह, भतीजा था रणभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, जयकृष्ण सिंह, ये सब जमींदार थे। और इन्होंने शाहाबाद के 4 जमींदारों, यहाँ आप देख लीजिए, मतलब इनकी जो फैमिली थी वो तो थी ही, उसके अलावा कुछ और जमींदार इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जैसे बरन सिंह है, जोहन सिंह ठाकुर, दयाल सिंह है, विश्वेश्वर सिंह है, इस प्रकार के लोग थे। कुल मिलाकर 10,000 सैनिकों के साथ इन्होंने आरा की ओर प्रस्थान किया। मतलब ये कुंवर सिंह के बारे में कहा जा रहा है। और दानापुर छावनी का जो विद्रोह करके आए हुए सैनिक थे वो भी इसी में आकर जुड़ जाते हैं। दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डरबन के नेतृत्व में आरा भेज दिया गया, लेकिन 29 से 30 जुलाई में इन्हें पराजित होना पड़ा। मतलब ये जो समय था। और बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर ने 2 अगस्त को बीवीगंज पर आक्रमण किया और अंग्रेज सैनिकों को छुड़ाने में सफल होता है। इसके बाद 12 अगस्त को जगदीशपुर पर कब्जा कर लेता है और कुंवर सिंह ने नाना साहेब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया था। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ग्रांट ली के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। और इस युद्ध में वो स्वयं घायल होते हैं। घायल कैसे होते हैं, तो इनके दाहिने हाथ में गोली लग जाती है और उसके बाद ये नदी से गंगा को पार करने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर गंगा को ये पार कर लेते हैं तो अंग्रेजों की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। अब जब गोली इनके हाथ में लगती है तो वो देखते हैं कि रक्तस्राव हो रहा है और जहर फैल सकता है, तो ये हाथ काट कर गंगा को भेंट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ है। और यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह है ये मुजफ्फरपुर और गया में भी व्यापक रूप से प्रचलित होता है और मुजफ्फरपुर से यूरोपीय लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ लोटा विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, बाद में इसे दबा दिया जाता है। और गया में जो बगावती सैनिक थे इन्होंने जेलों पर हमला करके अनेक विद्रोहियों को मुक्त कर दिया था। नामदार खां के नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह होता है और इस इलाके में माया सिंह, हैदर अली खां, गुलाम अली खां, ननकू सिंह, फतेह सिंह आदि ने बगावतें की थी। और 1857 का जो विद्रोह है ये पूरे राज्य में फैल जाता है, यद्यपि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता था। अब देखिए यहाँ होता क्या है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए और 1859 में, मतलब उस समय तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। और 1857 के इस महासंग्राम ने देश में एक नई चेतना का संचार तो कर ही दिया था और अंग्रेजों को यह भी बता दिया था कि भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस की स्थापना को अब यहाँ देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि A.O. ह्यूम के प्रयासों से एक सेफ्टी वाल्व के तौर पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि जो उच्च कुलीन वर्ग है, जो कि पढ़ा लिखा है और भड़काने का काम करता है बाकी लोगों को, वो हमारे फेवर में आ जाए। और इसी के चलते ये कांग्रेस नाम का एक दल गठित कर देते हैं कि भाई इन्हें राजनीति में शामिल कर लो, अपने फेवर में मिला लो, तो बाकी जनता जो है वो सोई रहेगी, क्योंकि उसमें जागृति फैलाने वाले लोग हमारे फेवर में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अंग्रेजों की ही जड़ खोदने में लग जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त जो अंग्रेज सिविल सेवक है A.O. ह्यूम, उनके द्वारा की गई थी और जिनके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे।
व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था। ये पहले अध्यक्ष थे और अधिवेशन जो पहला हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई नहीं था। जो अधिवेशन पहला वाला होता है उसमें बिहार से कोई कैंडिडेट जो था वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं गया था। और कांग्रेस ने 1886 का जो दूसरा अधिवेशन किया था कोलकाता में, उसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कौन कौन थे? तो मौलाना सैयद सफरुद्दीन थे, विशेश्वर सिंह थे, पीछे आपने देखा है, गुरुप्रसाद सेन थे, गजाधर प्रसाद थे। इसके अलावा मौलाना, यहाँ आप देख रहे हैं, एहसान थे, जयनारायण वाजपेयी थे, बलदेव राय थे, गोविंद चरण थे, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे, कुलदीप सहाय थे, ईश्वरी प्रसाद थे, तेज नारायण सिंह, परमेश्वर नारायण, शाह रजा हुसैन, इसके अलावा शेख बारिश अली, किशोरी लाल हलधर। इस प्रकार से नाम आप देख रहे हैं। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है 1887 में, इस प्रकार के लोगों का नाम आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है और यहाँ पर मात्र 2 प्रतिनिधि आते हैं, शालिग्राम सिंह और गुरुप्रसाद सेन। इन्होंने हिस्सा लिया था। तो कभी भागीदारी ज़्यादा होती है, कभी भागीदारी कम होती है, इसे हम देख रहे हैं। कांग्रेस का जो बिहार में पहला अधिवेशन था वो 1912 में होता है पटना के बांकीपुर में, और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यहाँ से अधिवेशनों से प्रश्न बनते हैं तो बिहार के रिस्पेक्ट में ये बन सकता है। और इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा की गई थी, इसे हमने देखा। इसके बाद देख लीजिए, इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और 1915 में बंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में ये शामिल भी हुए थे। 1916 का जो 31वां कांग्रेस का अधिवेशन था ये लखनऊ में आयोजित होता है और इसमें बिहार के तरफ से अगर कोई जाता है तो उसमें राजकुमार शुक्ला शामिल होते हैं। और वहीं पर इन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया और चंपारण में नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया। मतलब यहाँ पे बाध्य किया जाता था। ये चंपारण की स्थिति है, परिदृश्य को दर्शाया जा रहा है। वहाँ पे नील की खेती और 3 कठिया प्रणाली के बारे में आपने सुना है। तो 3/20वें भाग पे मतलब पूरा जो नील का यहाँ कल्टीवेशन है वो करना पड़ता था और किसान बाकी जो फसल थी उसको उगा ही नहीं पाते थे, उनकी मजबूरी ये होती थी। तो इसके चलते यहाँ आंदोलन की संभावनाएं बन रही थी और गांधी जी से जुड़ते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं? राजकुमार शुक्ला उन्हें इस बारे में बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है, किसानों का वहाँ शोषण हो रहा था। तो 1900 यहाँ आप देख लीजिए 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें बिहार से संबंधित 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला तो ये कि पटना यूनिवर्सिटी बिल इसको लाया जाए और दूसरा चंपारण के नील किसानों और उनकी रैयतों के संबंध में जो जांच है उसको किया जाए। अब 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में फैसला लिया गया कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा। और चितरंजन दास ये जो विधेयक था इसके फेवर में नहीं थे, इसके पक्ष में नहीं थे। 1940 में रामगढ़ यानी वर्तमान झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ और ये जो 53वां अधिवेशन था इसमें अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेज़ों के प्रति जो समझौतावादी नीति थी उसके विरोध में बिहार के किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक सभा का आयोजन किया। होम रूल आंदोलन की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में पूरे देश में होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है और इसका प्रभाव बिहार में भी व्यापक रूप से देखा जाता है। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक तथा उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन और इसके अलावा राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ये सब बनते हैं। ये सब कुछ नाम है, इन नामों को याद रखिएगा। और सचिव के रूप में वैद्य नारायण सिंह और जो चंद्रवंशी सहाय हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पहली सभा में होम रूल के सदस्य रहने वाले लोगों में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, इसके अलावा S.A. सामी, शंभू नारायण, हरिनारायण प्रसाद, इसके अलावा A. सेन, B. बसु, परमेश्वर लाल, श्री कृष्ण सिन्हा, ये सब लोग रहते हैं। और 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पटना आती हैं और इन्हें जो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा हैं उनके भिखना पहाड़ी स्थित आवास पर रखा जाता है, मतलब वहाँ पे टिकती हैं। और चंपारण जिले को छोड़कर बिहार के सर्वत्र होम रूल का प्रचार होता है। एनी बेसेंट ने 2 बार स्वयं बिहार की यात्रा की थी और आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया था। अब यहाँ पे हम लोग चंपारण सत्याग्रह को देख लेंगे। तो 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बिहार और बंगाल की दीवानी, आपने देखा था पीछे की इलाहाबाद की संधि होती है और वहाँ पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वो यहाँ पर दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस समय बिहार का जो चंपारण क्षेत्र था वो नील की खेती के लिए फेमस था। इस समय चंपारण बेतिया राज्य का हिस्सा था और यहाँ पर नील के 36 अंग्रेज ठेकेदार और 23 जो नील व्यापारी थे वो रहा करते थे। इस क्षेत्र में नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, एक तो जीरात थी, दूसरी आसामी वार थी।
अब इसमें क्या था, जीरात जो थे वो कोठी वालों के कब्जे वाली ज़मीन का हिस्सा होता था। इसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। और असामीवार जो खेती होती थी उसमें कोठी वाली रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था करवाते थे। और 1867 का जो दौर था उससे पहले तक रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्ठा तक, कट्ठा एक नाप होती है, तो 5 कट्ठा तक नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन 1867 में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा जो नील है उसकी खेती करना अनिवार्य है। तो यहीं से बना 3 कट्ठिया। ये काठ से नापा जाता था, 3 कट्ठा ये काठ का एक मापदंड होता था, उसी से नापा जाता था। तो ये 3 कट्ठिया प्रणाली थी। और ये शोषण का मुख्य कारण थी वहाँ किसानों के। किसानों को 1867 से पहले 6.5 रुपये यानी 6 रुपये 50 पैसे प्रति एकड़ नील की खेती के लिए मिलता था, जिसे गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 में बढ़ाकर 13 रुपये 50 पैसा कर दिया गया। इसे हम देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, यद्यपि चंपारण आंदोलन से पहले ही नील कृषकों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी और 1860 में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में विद्रोह किया था। 1866 से लेकर 88 के बीच में बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार से बगावतें तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर गांधी जी को इन्वाइट किया जाता है। और उससे पहले जरा देख लीजिए कि चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण से संबंधित जो आवेदन है वो सरकार को दिया जा चुका था। और 14 अगस्त 1907 को कोठी के रैयतों ने एक आवेदन चंपारण के कलेक्टर के पास भी दिया था, जिस पर कि कोई कार्यवाही ही नहीं होती है। और अब क्या होता है, रैयत जो है वो कोठी के लिए नील बोना बंद कर देती है। अब कारण ये होता है कि 1908 में कोठी ने किसानों से पानी के लिए 3 रुपये प्रति बीघा वसूलना शुरू कर दिया। इसको पैन खर्च कहा गया। और पैन खर्च के अतिरिक्त कई प्रकार के जो अन्य कर हैं, बदला लेने वाली भावना, तो यहाँ किसानों पर लगा दिए गए। अब उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे कि पैन खर्च जो है ये सिंचाई वाला होता था, सलामी जो होती थी ये प्रति बीघा 3 रुपया वसूला जाता था। बांध बेहरी होती थी, इसमें 1 रुपया मालगुजारी वाला वसूला जाता था। इसके अलावा बेट माफी में 3 रुपये सालाना कृषकों को हल के बदले में लिया जाता था। इसके अलावा बपही पुतही होती थी, तो इसमें बाप पूत वाला जो हिसाब है वो होता था, मतलब पिता और पुत्र वाला। तो इसमें होता क्या था कि उत्तराधिकार वाला मामला होता था कि रैयत के मर जाने के बाद उसकी जायदाद का हस्तांतरण उसके वारिस से ले लिया जाता था, मतलब उसको दिया नहीं जाता था, उससे ले लेते थे। और मड़वन जो होता था, इसमें क्या होता था, लड़की की शादी के समय कोठी वाले के द्वारा 1 रुपये की दर से यहाँ पर टैक्स वसूला जाता था, मतलब ये कर था जो कि देना पड़ता था। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि सगौड़ा ये विधवा की सगाई पर 5 रुपये की दर से वसूला जाता था, मतलब बेहिसाब और बेसिर पैर के जो टैक्स थे वो लिए जाते थे। कोल्हुआवन को देख रहे हैं आप, ईख और तेल की जो पेराई होती थी कोल्हू द्वारा, उससे वसूला जाता था। यहाँ पे बाट छपी है, बेचाई है, हथियाही है, हावही है, मतलब जैसा नाम है वैसे टैक्स है, इन्हें आप देख रहे हैं। तो ये सब जो बेहिसाब टैक्स हैं ये किसानों के शोषण के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ पे आप सरीदावन है, इसको भी देख रहे हैं। यह कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1907 से लेकर 1908 में नीलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया और महेश नारायण ने बिहारी नाम के समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होता है। और अंततः बिहार के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस और गांधी जी के समक्ष उठाने का कार्य किया। और राजकुमार शुक्ल कानपुर में प्रताप समाचार पत्र के संपादक जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके साथ जाकर मिल जाते हैं और कृषक शोषण के बारे में बताते हैं। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक जो लेख है उसके प्रकाशन की बात की थी। इसके बाद दिसंबर 1916 की अगर बात की जाए तो कानपुर के लखनऊ के जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसे आप देख रहे हैं। इसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, रामदयाल प्रसाद, साहू पीर, इसके अलावा मोहम्मद मुनीश और पंडित राजकुमार शुक्ल ने भाग लिया था। और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या जानने के लिए गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। और राजकुमार शुक्ल का जन्म पश्चिमी चंपारण के चनपटिया बाजार के पास सतबरिया नाम के गांव में हुआ था, लेकिन उनका जीवन बेलवा कोठी के अंतर्गत जो मुरली भरवा है वहाँ पे व्यतीत होता है। मुरली भरवा कोठी में उनकी जमीन थी और वहाँ पर नीलवर एसी एमन का राज था, जो कि निर्दयी और क्रूर था। इतना हमने देखा। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको पास किया जाता है और गांधी जी ने चंपारण आने में, मतलब यहाँ पे जो निमंत्रण है वो स्वीकार करते हैं राजकुमार शुक्ला का। और उसके बाद राजकुमार शुक्ल जो है ये बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के लिए कृत संकल्प थे। गांधी जी ने कलकत्ता जाने के क्रम में 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान किया था। और गांधी जी ने इस समय राजकुमार शुक्ला के संबंध में कहा कि अनपढ़ दृढ़ निश्चय करने वाले जो किसान हैं
उन्होंने मुझे जीत लिया। मतलब यहाँ पे गांधी जी का ये कहना था कि ये जो किसान हैं ये मेरे मन को जीत लिए, और सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं और उसके बाद आचार्य JB कृपलानी ने गांधी जी को अपने घर में आश्रय दिया। उसके बाद 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांट्स एसोसिएशन के मंत्री JM विल्सन से मुलाकात की, लेकिन उसने गांधी जी की मदद करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर गांधी जी तिरहुत डिवीज़न के जो कमिश्नर LF मोर्शेड हैं उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ रामनवमी प्रसाद के यहाँ जो चंपारण मोतिहारी वाला क्षेत्र है वहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं 15 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल जसौली पट्टी का दौरा किया और ये निश्चय किया कि राजेंद्र प्रसाद की किताब के अनुसार, मतलब यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए, ये किताब होगा, तो इसके हिसाब से गांधी जी सबसे पहले चंदहिया पहुँचते हैं और वहाँ पर धारा 144 लागू रहती है। अंग्रेज़ों को पहले से अंदेशा रहता है कि ये आएंगे, और उसके बाद गांधी जी रास्ते में ही धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बनते हैं और अभियोग चलाया जाता है उनके ऊपर, और गांधी जी 100 रुपये जमानत देने के लिए यहाँ पे कहते हैं, लेकिन मतलब गांधी जी को 100 रुपये जमानत देने के लिए कहा जाता है और वो मना कर देते हैं। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आप देख लीजिए गांधी जी का मुचलका स्वयं मजिस्ट्रेट ने भरा और उन्हें रिहा किया। इसके बाद गांधी जी बेतिया पहुँचते हैं और उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद उनके साथ रहते हैं। गांधी जी कुड़िया कोठी होते हुए राजकुमार शुक्ल के साथ बेलवा कोठी पहुंचते हैं और उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद भी रहते हैं। गांधी जी कुड़िया कोठी होते हुए फिर वहां से राजकुमार शुक्ल के पास पहुंचते हैं। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे गांधी जी का आने जाने का क्रम, तो चंपारण सत्याग्रह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जाती है, लोगों की भीड़ उनके साथ समर्थन में इकट्ठी होती है, और सरकार ने आंदोलन के स्वर को नीचा करने के लिए 10 जून 1917 को एक जांच कमेटी नियुक्त की, जिसमें कि महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय सदस्य थे, मतलब ये उस सदस्य के तौर पे अपॉइंट होते हैं। और 4 अक्टूबर 1917 को जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 18 अक्टूबर 1917 को उसे प्रकाशित कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का निर्माण किया गया, जिस अधिनियम द्वारा 3 कठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया और रैयतों पर लगान जो थी उसको घटा दिया गया, अन्य कर को अवैध घोषित कर दिया गया। ये हमने देखा। इस तरह से निलहों के द्वारा चंपारण के किसानों पर जो व्यापक अत्याचार किया जा रहा था, उसमें गांधी जी के साथ सबसे बड़ी भूल राजकुमार शुक्ला ने की थी, मतलब यहाँ पे भूमिका निभाई थी। राजकुमार शुक्ला के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया था और उन्होंने इनके साथ बढ़कर योगदान दिया था। इसके बाद आप देख लीजिए राजकुमार शुक्ल प्रारंभ से लेकर अंत तक इस आंदोलन में लड़ते रहे और 20 मई 1929 को मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन गांधी जी को इसमें सफलता प्राप्त होती है और पहली बार ये लोकप्रियता वाला जो दौर था उनका चलता है। इसके बाद आप खिलाफत आंदोलन को देख रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था और युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। उन्होंने तुर्की साम्राज्य को आपस में बांट दिया और मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा का अपमान भी किया, जो उस समय इस्लाम जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। और मित्र राष्ट्रों, विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उससे भारतीय मुसलमान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अतः उन्होंने विरोध स्वरूप खिलाफत आंदोलन को छेड़ने का काम किया और गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को आयोजित होता है, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित होता है। शांति उत्सव में भाग लेने का जो सवाल था उस पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में 30 नवंबर 1919 को एक सभा होती है और इस सभा में हसन इमाम ने अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रसीदुल हक का नाम जो है वो प्रस्तुत किया, मतलब यहाँ पे उसे प्रेजेंट किया जाता है और राजेंद्र प्रसाद ने उसका अपमान किया। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में यहाँ रांची में एक ऐसा ही प्रस्ताव आता है, उसमें असहयोग की बात होती है। और फिर अंत में क्या होता है कि 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने पूरे बिहार में हड़ताल कर दी। मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, डाल्टनगंज ये सब यहाँ प्रभाव में आ जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के जो शीर्ष नेता हैं मौलाना शौकत अली, इनका पटना में आगमन होता है और उसके बाद बहुत सारी सभाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें लोग जुड़ने लगते हैं। इसके बाद असहयोग आंदोलन को आप देख लीजिए तो मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ, अंग्रेज़ों के साथ जो दुर्व्यवहार था उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था और गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य था धार्मिक सद्भाव को जोड़ना इसमें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां जो अधिवेशन है वो भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होता है और असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव है वो दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर और पटना के गुलाम इमाम, इसके अलावा मोतिहारी के बाबा गोरख प्रसाद, इन्होंने इसका अनुमोदन किया था और जो प्रस्ताव था उसको भारी बहुमत के साथ स्वीकृति मिलती है। ये सब कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं। तो असहयोग वाला आपने देखा भी है।
इसके बाद सितंबर 1920 लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन होता है और गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया जाता है। नागपुर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। और छपरा का जो यहाँ देख रहे हैं आपकी अवैतनिक दंडाधिकारी महेश प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बहुत सारे लोगों का नाम इससे जुड़ता है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।